आइए जी आइए, बैंक ऑडिट की एक और लाइव क्लास में आपका स्वागत है। आपको याद होगा कि हम लोग कहां पे पहुंच चुके हैं। हमने बच्चों एक टॉपिक शुरू किया था, बैंक ऑडिट अप्रोच। उसके अंदर 3 बातें आती थी, ड्राइंग एन ऑडिट प्लान, कंट्रोल एनवायरमेंट एट बैंक एंड एंगेजमेंट टीम डिस्कशन। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों ये था एंगेजमेंट टीम डिस्कशन। हमने इसे काफी डिटेल में जो है वो कंप्लीट कर लिया था। बोल दो हाँ के ना, कमॉन कमॉन कमॉन, जल्दी बोलो। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा जी, अब मेरी बात सुनिए बच्चों। एंगेजमेंट टीम डिस्कशन के बाद हमारा बैंक ऑडिट अप्रोच तो कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक नया टॉपिक, कंडक्ट एंड ऑडिट, जिसके अंदर 18 टॉपिक्स हैं। 18, राइट। धीरे धीरे प्यार प्यार से भी गाना गा के सुनाया ना मैंने तुम्हें। टॉपिक तेरा कितना भी टफ हो, पढ़ ले होले होले बम बम भोले, है ना बेटा। तो बस ऐसे ही हम लोग जो है धीरे धीरे हौले हौले इन टॉपिक्स को खत्म कर देंगे। इसमें भी बच्चों हम टॉपिक्स को 2 कैटेगरी में बांट देंगे। एक जो आते हैं और आ सकते हैं, दूसरे जो आईसीआई ने बस ऐसी जबरदस्ती तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बॉल डाल रखी है, राइट। और मैं आपको खुद दिखाऊंगा भी कि कैसे अगर वो टॉपिक आ भी गए कंफ्यूजिंग वाले, तो आप उनको अपनी प्रायर नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग के बेसिस पे करके आ सकते हो, राइट। तो पहले टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा, इधर उधर मत भटकिएगा, टू द पॉइंट पढ़ाई करिएगा। बहुत लंबा चैप्टर है बच्चों और हमें इसे कंप्लीट करना है। आपके एग्जाम में 4 नंबर का मिनिमम बैंक ऑडिट आता ही आता है। आइए जी, तो कंडक्ट एंड ऑडिट, इस महाभारत की शुरुआत करते बच्चों हम। और उसमें सबसे पहला पॉइंट है इनिशियल ऑडिट कंसिडरेशन। आप मेरे हिसाब से इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। हाई चांसेस हैं कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, बताओ जी इनिशियल ऑडिट कंसिडरेशंस क्या हैं जो आपको बैंक का ऑडिट कंडक्ट करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। व्हाट आर द इनिशियल ऑडिट कंसिडरेशन दैट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डूइंग ऑडिट ऑफ, हाँ जी, व्हाइल डूइंग ऑडिट ऑफ बैंक। आइए जी, इसके अंदर 18 पॉइंट तो बच्चों कंडक्ट एंड ऑडिट के अंदर है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर ही 9 पॉइंट है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हौले हौले तो हम कुछ भी कर सकते, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसी के तो 9 पॉइंट है, आओ जरा दिखाता हूं। सबसे पहले क्या ले लो, ऑब्टेन डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस। ये इंडेटनेस क्या होती है? अगर ऑडिटर ने उधार ले रखा है बैंक से, तो भैया ऑडिटर बैंक का ऑडिटर बन ही नहीं सकता। तो पहले ही हम लोग स्टेप 1 में क्या करेंगे, विल ऑब्टेन डिक्लेरेशन ऑन इंडेटनेस, स्टेप 1। ओके, दूसरी बात, हम इंटरनल असाइनमेंट्स की डिटेल मांग लेंगे। कहीं आप बैंक के साथ और किसी असाइनमेंट में तो अटैच नहीं हो, अगर हो तो आप हमारे ऑडिटर बन ही नहीं सकते। जैसे कि कॉन्करेंट ऑडिट तो नहीं कर रहे आप हमारा। कॉन्करेंट ऑडिट क्या होता है कि बैंक का, क्योंकि बैंक बहुत बड़ी एंटिटी होती है, तो उसका साथ साथ ही जो है वो ऑडिटिंग चलता रहता है। मेरी आवाज ठीक आ रही है? एक बार थम्स अप दे दीजिए, कम ऑन, बहुत बढ़िया। तो इंडेटनेस की डिक्लेरेशन, इंटरनल असाइनमेंट्स की डिक्लेरेशन। और तीसरा पॉइंट देखो बच्चों कितना अच्छा है। तीसरा पॉइंट है, कहते हैं जी आपको प्लानिंग करनी चाहिए, प्लानिंग में पीईए करना चाहिए। पीईए, आई होप बच्चे बच्चे चप्पे चप्पे को याद है। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी 220 220 210। 220 में क्या होता था आपको याद दिला दूं, उनकी सबसे पहले हम क्या देखते थे, उनकी इंटीग्रिटी। फिर 220 में क्या देखते थे, अपनी एथिकल रिक्वायरमेंट्स और अपना कॉम्पिटेंस। एंड फाइनली बच्चों 210 में हम क्या देखते थे कि भाई टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्लियर होने चाहिए। आइए, क्या बढ़िया एफिशिएंसी चल रही है। हमने बच्चों एक टॉपिक शुरू किया कंडक्टिंग द बैंक ऑडिट, उसके अंदर का एक टॉपिक शुरू किया इनिशियल ऑडिट कंसिडरेशन, और उसके अंदर के 3 टॉपिक हमने कवर कर लिए, इंडेटनेस की डिक्लेरेशन, इंटरनल असाइनमेंट्स के बारे में बातचीत, और साथ साथ बच्चों प्लानिंग। और प्लानिंग में कुछ नहीं, पीईए लिख के मैंने छोड़ दिया है। पीईए सुनते ही आपको, मुझे उम्मीद है आपको 3 चीजें याद आती हैं, 220 220 210 याद आती है कि नहीं? कम ऑन। आइए, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है सर पीईए का फुल फॉर्म बता दो, तो बेटा ये मेरी कोहनी है, रखो सर। पीईए बेटा क्या होता है, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। पहले से ही मैंने आपको प्लानिंग के टाइम पे बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। आ जाइए, कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर। अब मतलब मुझे एक्चुअली में उस व्यक्ति को मिलना है, मुझे उसे धन्यवाद बोलना है जो आपका स्टडी मटेरियल बनाता है। आप ये टॉपिक बच्चों सीए फाइनल में हमें समझाने में 45 मिनट्स के आसपास लग जाते हैं। इन्होंने बीच में पटाखा सा फोड़ दिया कि भाई आपको प्रीवियस ऑडिटर से भी कम्युनिकेट करना है, और उसका रेफरेंस भी दे दिया कि कहां लिखा है, क्लॉज 8 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। कहां का फर्स्ट शेड्यूल, काय का फर्स्ट शेड्यूल, क्यों है फर्स्ट शेड्यूल, कहां होता है, क्यों आए हम यहां तक, क्लॉज 8 से पहले वाले 7 क्या है, उसके बाद वाले 4 क्या है, कुछ नहीं, बस क्लॉज 8 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के पीछे ना एक शेड्यूल लगा रखे हैं इन्होंने, और उसके अंदर बच्चों बता रखा है कि क्या क्या पाप करने पे तुम्हें सजा मिलेगी। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की बातें हो रखी हैं, और ये बातें हम लोग कहां पढ़ेंगे, सीए फाइनल बच्चों अलग से आपके लिए इसका टॉपिक बनाया गया है, ये आप वहीं पे पढ़ने वाले हैं।
इज दैट क्लियर? बट अभी के लिए बहुत सिंपल सी बात आपके साथ करता हूं कि आपको क्या करना है इनिशियल ऑडिट कंसिडरेशन में, आपने पुराने वाले प्रीवियस ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट करना है। क्लॉज 8 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल बोलता है कि कोई भी आप ऑडिटर की पोजीशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे विदाउट कम्युनिकेटिंग विद द प्रीवियस ऑडिटर। अगर आप कर लेते हैं तो आप गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माने जाएंगे। आप क्या माने जाएंगे? गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माने जाएंगे। राइट, जरा यहां पे देखिए, जरा ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपका प्रीवियस ऑडिटर है, ये न्यू ऑडिटर है, ये कम्युनिकेट करेगा इन राइटिंग, ये कम्युनिकेट करेगा इसके साथ इन राइटिंग और इससे पूछेगा क्या तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है मेरी अपॉइंटमेंट पे? और बच्चों ऑब्जेक्शन हो तो वैलिड रीजन के लिए होना चाहिए। अगर इनवैलिड रीजन के लिए होगा तो भाई साहब मेरे को कुछ नहीं पता, मैं तो ऑडिट एक्सेप्ट कर लूंगा। वैलिड रीजन क्या हो सकता है? मैनेजमेंट ने डराया है, धमकाया है, और इवन बच्चों ये नए वाला ऑडिटर इस पुराने वाले ऑडिटर की अनडिस्प्यूटेड फीस अगर कोई है तो उसको भी दिलवाने में हेल्प करता है। खैर, मैं फिर बोल रहा हूं, यहां पे मैं अपने आप को कट शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या इसमें से आपको डिटेल्ड क्वेश्चन पूछेंगे? नहीं, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अगर आप इनकमिंग ऑडिटर है तो आपको आउटगोइंग ऑडिटर के साथ क्या करना है? इन राइटिंग कम्युनिकेट करना है और उससे नो ऑब्जेक्शन लेना है फॉर अपॉइंटमेंट, फॉर अपॉइंटमेंट। राइट, तो याद रखें उस समय क्या लेना है? नो ऑब्जेक्शन फॉर अपॉइंटमेंट। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना, बस इतना ही पढ़ना है बेटा इसके लिए। मैं फिर बोल रहा हूं, ये आप डिटेल में कहां पढ़ेंगे? सीए फाइनल में। यहां बस इन्होंने जाते जाते ऐसे ही, जैसे कोई छेड़ नहीं देता, जाते जाते कोई चिढ़ा देता है तुम्हारे, कोई तुम्हारा कोई नाम हो और जाते जाते तुम्हारा नाम बोल के चलेगा ओए, फिर तुम गुस्से में आ जाते हो। तो वही यहाँ पे करने की कोशिश की गई है, लेकिन हम गुस्से में बिल्कुल नहीं आएंगे, हमें आईसीआई की आदत पता है। 4 पॉइंट बच्चों हमने कवर कर लिए। इनिशियल ऑडिट कंसिडरेशन, 4 कंसिडरेशन मुझे बता दो जल्दी जल्दी। नंबर 1 डिक्लेरेशन किसकी? इंडेटनेस की। नंबर 2 बेटा हमने क्या देखना है? इंटरनल असाइनमेंट्स पे भी हमने जो है वो क्या कर लेनी है? बात कर लेनी है। हम स्टैट ऑडिट देंगे नहीं अगर आप इंटरनल असाइनमेंट्स कर रहे हो हमारे साथ। नंबर 3 प्लानिंग पीईए 220 220 210। नंबर 4 कम्युनिकेशन विद द प्रीवियस ऑडिटर। क्लॉज 8 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल बोलता है कि इनकमिंग ऑडिटर को आउटगोइंग ऑडिटर से इन राइटिंग कम्युनिकेट करना है और उससे पूछना है आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है मेरी अपॉइंटमेंट से फॉर अ वैलिड रीजन। बस ओके, बोलिए हाँ के ना। आ जाइए 5वें पॉइंट पे चलते बच्चों। 5वें पॉइंट पे टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट है। टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, इसमें क्या ही बता लेंगे भाई? एग्री ऑन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट बिफोर बिगिनिंग सिग्निफिकेंट पोर्शन फॉर ईच ऑडिट पीरियड। तो भाई टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पे एग्रीमेंट होना चाहिए। कौन से ऐसे की याद आई? कौन से ऐसे की याद आई? 210 की याद आई। 5 पॉइंट बच्चों मेरे साथ रिपीट करते हुए चलो, स्पीड बहुत बढ़िया बन गई है। 10 मिनट में पूरा टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। आ जाओ मेरे साथ। इनिशियल ऑडिट कंसिडरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस, इंटरनल असाइनमेंट्स, प्लानिंग पीईए 220 220 210, कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर एंड एग्रीइंग ऑन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। आ जाओ जी। अब बस 4 पॉइंट और बचे। इनिशियल एंगेजमेंट, इसमें मैं वापस लौट के आऊंगा। इनिशियल एंगेजमेंट को लेके क्या बोला गया है? फिर तो बच्चों मजेदार बात है। असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट रिस्क, आप लोग कल भी मुझसे पूछ रहे थे सर एंगेजमेंट रिस्क क्या होता है? बेटा 220 में क्या हम लोग मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी चेक करते हैं? बोलो हाँ के ना। क्योंकि एंगेजमेंट रिस्क होता है कि भाई हम कोई गलत एंगेजमेंट एक्सेप्ट ना कर लें। आपने अगर प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, कौन से वाले? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, उसमें भी आपको बोला गया है ना, उसमें आपको क्या बोला गया था बच्चों कि आपने किसी भी तरीके से ऐसी एम्प्लॉयमेंट नहीं लेनी है नोइंगली जिससे प्रोफेशन की जो है वो इज्जत पे दाग लगे। कम ऑन, यस और नो? पढ़ी थी हमने बात या नहीं पढ़ी थी? मुझे याद है बच्चों पढ़ी थी हमने। राइट, हमें नोइंगली कोई भी ऐसी एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशनल बिहेवियर वाला पॉइंट याद कर लो, हमें नोइंगली कोई भी ऐसी अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए जिससे प्रोफेशन को प्रोफेशन की रेपुटेशन पे दाग लगे, प्रोफेशन की इंटीग्रिटी पे, ऑब्जेक्टिविटी पे सवाल उठे, है ना। तो असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट रिस्क प्रायर टू एक्सेप्टेंस आपने देखना है। इफेक्ट्स एक्सेप्टेंस डिसीजन एंड प्लानिंग, आप एंगेजमेंट रिस्क को अगर देख लेंगे तो आपके एक्सेप्टेंस डिसीजन पे उसका इंपैक्ट आएगा। आइए देन उसके बाद इस्टेब्लिश एंगेजमेंट एक्सपीरियंस टीम। लो भाई लो, ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग क्या करेंगे? इस्टेब्लिश करेंगे। और ये किस पे डिपेंड करेगा? साइज और कॉम्पोजिशन ऑफ टीम बच्चों किस पे डिपेंड करेगा? साइज, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बैंक पे। बड़ा बैंक है, बड़ी ब्रांच है तो बड़ी टीम चाहिए, एक्सपीरियंस लोग चाहिए। राइट, आ जाओ आखिरी पॉइंट, फिर दोबारा रिवाइज कराऊंगा। अंडरस्टैंडिंग बैंक एंड इट्स एनवायरमेंट, ये तो मैं पढ़ाना ही नहीं चाहता आपको। अंडरस्टैंडिंग बैंक एंड इट्स एनवायरमेंट, सीधा शुरू हो जाओ। ऐसे 315 लगाएंगे। We will identify and assess the risk of material misstatement through understanding the bank, its environment and internal control, so that we can assess the risk of material misstatement at financial statement level and assertion level, whether because of fraud or error. इतनी लाइन तो लिखाओगे आप लोग, इतना तो मैं आपके ऊपर विश्वास कर सकता हूं। बोल दो हाँ के ना। फिर से बोलता हूं, ऐसे 315 बच्चों, 315 की एक ही कहानी है। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट
through understanding the entity, its environment and internal control, so that we can assess the ROM at financial statement level and assertion level, whether due to fraud or due to error. Come on guys, बोलिए. 9 पॉइंट्स हो गए, एक पॉइंट समझाना बाकी है, अभी समझाता हूं. एग्जैक्ट 10 मिनट में बच्चों, एग्जैक्ट 10 मिनट में 9 पॉइंट हमने कवर कर लिए. टॉपिक क्या है? मेजर टॉपिक है कंडक्टिंग अ बैंक ऑडिट. उसमें है इनिशियल ऑडिट कंसिडरेशन. आओ शुरू करें. सबसे पहला स्टेप क्या लिया? इनडेटनेस की डिक्लेरेशन दो. कोई इंटरनल असाइनमेंट तो नहीं कर रहे हैं हमारे साथ. प्लानिंग में पीईए करो. कम ऑन, प्लानिंग में पीईए करो. उसके बाद पुराने वाले से कम्युनिकेट करो. 4 तो हो गए. कम ऑन, टेल मी, जल्दी बोलो. पुराने वाले से कम्युनिकेट करो. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स क्या आते हैं? 6 पॉइंट मैंने आपको समझाया नहीं है. इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट. फिर तो बच्चों बहुत ही आसान, assessment of engagement risk. Come on, assessment of engagement risk, establishing the team, and finally understanding the bank and its environment. लास्ट वाले 5 एक बार दोबारा बोलता हूं. 6ठे नंबर मैंने भी समझाया नहीं है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट. उसके बाद बच्चों ने नेक्स्ट क्या किया है? हमने नेक्स्ट किया है अपना एंगेजमेंट रिस्क को असेस किया, टीम बनाई. टीम बनाने के बाद बच्चों हमने एक काम और किया, अंडरस्टैंडिंग द बैंक एंड इट्स एनवायरमेंट. इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना. कम ऑन, बोल दो. आ जाओ जी. चलिए जी, चलिए तो जरा चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं. एक पॉइंट हमसे जो मिस हुआ था उसको भी कवर कर लेते हैं. पहले तो इस इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट को देखते हैं. इनिशियल एंगेजमेंट इसके लिए बच्चों है क्या? प्लीज फोकस कीजिएगा. इसके लिए है क्या? एक स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है 510. मेरे साथ कौन सा स्टैंडर्ड? 510. वो क्या बोलता है? आपको चेक करना है कहीं ओबी में, बहुत धीरे धीरे, कहीं ओबी में, ओपनिंग बैलेंस में कुछ मटेरियल मिस्टेक, कुछ मिस्टेटमेंट तो नहीं थी. मेरे साथ बच्चों 510 जब आप पढ़ लेंगे तो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा. अभी के लिए सिर्फ इतना. ऐसे 510 तब लगता है जब आप पहली बार ऑडिट कर रहे होते हैं किसी कंपनी का. आप चेक करते हैं कहीं ओबी में मिसस्टेटमेंट तो नहीं है. मेरे साथ कहीं ओबी में मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, और उस मिसस्टेटमेंट ने करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट तो नहीं डाला है, और उस मिसस्टेटमेंट ने करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट तो नहीं डाला है. ओबी क्या बच्चों? ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस में क्या नहीं होनी चाहिए? मिसस्टेटमेंट. मिसस्टेटमेंट है तो भी चलेगा, लेकिन अगर उस मिसस्टेटमेंट ने करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या डाला हुआ है? कम ऑन, टेल मी, जल्दी बोलिए. इफेक्ट. तो भी चलेगा अगर वो इफेक्ट प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड है और अकाउंटेड फॉर है. सुनिए मेरी बात. इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस, उसमें भाई साहब मिस्टेक है, वैल्यूएशन में गलती है. आप पहली बार ऑडिट करने गए हो, आपने देखा गलती है, कोई बात नहीं. क्या ये अकाउंट्स में प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर और डिस्क्लोज्ड है? ओके. लेकिन अगर अकाउंटेड फॉर और डिस्क्लोज नहीं है तो फिर भाई साहब ऑडिटर को अपना ओपिनियन क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई करना पड़ेगा. अभी आपको थोड़ा सा ये कम समझ आएगा, 510 जब पढ़ लेंगे पूरा डिटेल में समझ आएगा. बट मैं एक बार और रिपीट करूंगा. 510 किस पे लगता है? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट पे. एक चीज उसमें क्या चेक करने को बोली गई है? चेक करो कहीं ओपनिंग बैलेंस में मिसस्टेटमेंट तो नहीं थी. मिसस्टेटमेंट थी तो क्या वो करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट तो नहीं डाल रही है तो क्या उस इफेक्ट को प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर और डिस्क्लोज किया गया है? अगर नहीं किया गया तो भैया मैं तो अब क्या करने वाला हूं? मैं तो अब मॉडिफाइड ओपिनियन देने वाला हूं. डन. ओके. सारी चीजें बच्चों एक बार दोबारा से पढ़ेंगे. हमारे पास है 9 पॉइंट, राइट. 9 के 9 पॉइंट हम लोग जो है वो याद कर जाएंगे. इनिशियल ऑडिट कंसिडरेशन. सबसे पहले कहां से शुरुआत करोगे? डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस, इंटरनल असाइनमेंट्स, ओके, पीईए प्लानिंग 220, कम्युनिकेटिंग विद द प्रीवियस ऑडिटर, एसए 210, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, इस्टेब्लिशिंग द टीम. कम ऑन, इस्टेब्लिशिंग द टीम. और उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या आ गया? असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट रिस्क, एंड फाइनली एसए 315 यानी अंडरस्टैंडिंग द बैंक एंड इट्स एनवायरनमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल. बताइए क्या आपको बच्चों ये टॉपिक्स याद भी हो गए? साथ साथ और इन टॉपिक्स का नेचर समझिए बच्चों. ये ना बस पता है क्या करवा रहे हैं आपसे? हर टॉपिक जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उसको जाके वैसे से टच करवा के वापस लेके आ रहे हैं. इनिशियल ऑडिट कंसिडरेशन 9 पॉइंट्स. आपको सिर्फ बेसिक हेडिंग याद रखनी है. अंदर मुझे पूरा विश्वास है आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे लिख सकते हैं. एक बार मैं आपका बच्चों कॉन्फिडेंस जानना चाहता हूं, क्या आपको ये टॉपिक याद भी हो गया साथ साथ या नहीं? मुझे चैट में एक बार बता दीजिए प्लीज, जल्दी से एवरीवन. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. अच्छा, जो बच्चे कह रहे हैं एंगेजमेंट रिस्क में कंफ्यूजन है, मैं बच्चों बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं. इधर देखिए प्लीज 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 प्लीज, इधर देखिए प्लीज. एंगेजमेंट रिस्क मतलब एंगेजमेंट से रिलेटेड रिस्क, ऑडिट से रिलेटेड रिस्क, ये जो आप एक्सेप्टेंस करने जा रहे हो उससे रिलेटेड रिस्क. आप किसी का एंगेजमेंट जब एक्सेप्ट करने जा रहे हो उससे रिलेटेड रिस्क. अगर वो कंपनी बेकार निकली, वो कंपनी पहले से फाइनेंशियल फ्रॉड कर चुकी है, तो आपको ऐसे एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए. हमने ऐसे 220 में भी, SQC 1 में भी ये बातें पढ़ी हुई है, राइट. सर कम्युनिकेशन विद द प्रीवियस ऑडिटर इज एप्लीकेबल ऑन बैंक ऑडिट ओनली? नहीं, इट इज एप्लीकेबल ऑन
all the audits. And for your kind information, we have studied a little bit about this in the chapter of planning, essay 300, जहां पे हम लोग बात करते थे additional consideration in case of initial audit engagements. You can go and check, वहां पे ये बात लिखी हुई है कि प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होंगे, बट प्रोसीजर्स को थोड़ा सा एक्सपैंड करना पड़ेगा. आप जाके चेकआउट कर सकते हैं बच्चों, एग्जैक्टली यही वर्ड लिखे हुए आपको मिलेंगे. राइट, आइए एक बात बच्चों, देखो अब इतना टाइम लगा दिया, 15 मिनट लगा दिए मैंने इस टॉपिक पे, मैं 2 मिनट और लगाना चाहता हूं रिवीजन के लिए. आप एक बैंक के ऑडिट करने जा रहे हो, इनिशियल ऑडिट कंसिडरेशंस क्या क्या होंगी? मन में पता है 9 होंगी, राइट. अब वो 9 की 9 रिपीट करवा दो बच्चों. सबसे पहले क्या होगी? डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस, कहीं उधार तो नहीं ले रखा. फिर उसके बाद हमारे पास दूसरी आ गई, कौन सी बच्चों? हमारी दूसरी सर्विसेज तो कहीं आप नहीं दे रहे हो. कमान, हम लोग क्या देखेंगे कमांडर में, जल्दी बताइए. कोई और इंटरनल असाइनमेंट तो नहीं कर रहा स्टार्ट ऑडिटर. ओके. तीसरी चीज हम लोग क्या देखने वाले? प्लानिंग, पीईए 220, 220, 210. ओके. चौथी चीज क्या देखने वाले हैं बच्चों? क्लॉज 8 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, कम्युनिकेशन विद द प्रीवियस ऑडिटर इन राइटिंग, नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम द प्रीवियस ऑडिटर. ओके ओके, कम ऑन. एंड उसके बाद बच्चों आ गया एसए 210, यानी कि टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट अग्रीड होने चाहिए. उसके बाद बच्चों इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ओपनिंग बैलेंस में कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं है जो करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट डाल रही हो और वो प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर और डिस्क्लोज ना हो. एंड देन उसके बाद तो काम बहुत ही आसान हो गया है. उसका बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं? उसके बाद हम लोग एंगेजमेंट रिस्क को जो है वो असेस करेंगे, एंगेजमेंट टीम को हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे और फिर हम लोग क्या कर डालेंगे, और फिर बच्चों हम लोग जो है अंडरस्टैंडिंग द बैंक एंड इट्स एनवायरनमेंट कर डालेंगे. कॉन्फिडेंस आपका ऐसा होना चाहिए कि मैं लिख पाऊंगा सारे के सारे पॉइंट और अंदर भी एक एक लाइन एक्सप्लेन करके आ पाऊंगा. क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, यस और नो, बोलिए. 18 में से 1 विकेट डाउन. टॉपिक 13 कितना बेटा फो? पढ़ ले, होले होले बम बम भोले. आ जाओ बच्चों प्लीज. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों. नेक्स्ट टॉपिक भी जरा ध्यान से प्लीज प्लीज प्लीज, जरा ध्यान से. चलो मैं आपके कुछ पहले डाउट्स ले लूं इसमें जो आए हुए मेरे पास, जल्दी से पढ़ लेता हूं. सर पॉइंट 6 में इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में ऑडिटर एडवर्स और डिस्क्लेमर भी दे सकता है ना भाई. मैंने कितने प्यार से बोला मॉडिफाइड. काहे को तुम्हें इतना सोचना अभी के लिए? ऐसे 510 पढ़ेंगे, मैं सब पढ़ाऊंगा. क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर. मैंने मॉडिफाइड जानबूझ के ही बोला. मॉडिफाइड मतलब क्या? उसमें क्वालिफाइड भी आ गया, एडवर्स भी आ गया, डिस्क्लेमर भी आ गया. राइट. और आपको तो पता है ना क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर कब कब होता है. कम ऑन, आइडिया है कि नहीं? ओके, हमने बच्चों पूरा चैप्टर पढ़ लिया ऑडिट रिपोर्ट वाला. आ जाओ जी. हाँ जी सर, प्लानिंग में तो एक ही बार 220 है. जतिन भाई प्लीज एक बार जाके चेक करके आ जाओ. 2 बार है 220, विश्वास रखो. आ जाओ, कोई बात नहीं. हाँ जी, अब बच्चों 18 में से 1 पॉइंट पढ़ लिया है, 18 मिनट लगे हैं, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट पढ़ा है. सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लेकिन अच्छी बात यह है कि सेकंड टॉपिक बच्चों आपको पहले से आता है. सर कैसे आप कैसी बातें करते होते हो? चलो मुझे बता दो. अच्छा चलो मैं आपको पहले हिंट देता हूं बच्चों. जरा आप लोग देखो टॉपिक में क्या है. मैं पहले ऐसी रीडिंग करवा रहा हूं. अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व oversight and involvement in IC of TCWG, identification, measuring and monitoring the risk, control activities, monitoring activities, reliable information system. हिंट मिला कुछ बच्चों, हिंट मिला कुछ. जल्दी से चैट ऑन कर दी है, चैट ऑन कर दी, जल्दी बताओ. यस, दिस इज नथिंग बट सिंपली स्पीकिंग एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. हाँ जी, एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना. कम ऑन, इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ के ना. कम ऑन बोल दो. आ जाओ जी. ओके, 1 मिनट दीजिएगा. अंकित आप प्लीज मुझे टेलीग्राम कर दो भाई. अगर टेलीग्राम नहीं देख पाया हूं तो एक बार और कर दो भी, मैं देख लूंगा. हाँ जी, पहले मुझे बताइए यहां तक क्लैरिटी है? आपको ये क्या, किसकी बात हो रही है? क्राइम की बात हो रही है. क्राइम की इंटरनल कंट्रोल के एलिमेंट्स याद आ रहे हैं आप लोगों को? कम ऑन, क्राइम याद आ रहा है बच्चों? क्राइम वो ही है, बस थोड़ा सा बदल के लिख दिया इन्होंने. और मैं आपको बताऊं बदल के भी क्यों लिखा हुआ है. चलो खैर मैं उस रीजन में नहीं जाता हूं, बट सिंपली स्पीकिंग बच्चों देखो क्या कह रहे हैं. अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस. तो इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट में क्या क्या आता है? अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा. हाउ एज अ ऑडिटर यू विल अंडरस्टैंड द बैंक्स रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर्स. हाँ जी, बैंक रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस लिख लो, क्वेश्चन लिख लो. हाउ एज एन ऑडिटर you will understand the risk management process of bank. How as an auditor you will understand the risk management process of the bank. अंकित नेक्स्ट मैसेज में अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ डाल के देखना, सब कुछ डाल के मुझे यहीं पे भेजना बेटा. मैं अभी कभी मैसेज भेज दूंगा टीम को, ठीक है? अंकित सुन रहे हो मेरी बात को? प्लीज साथ में फोन नंबर वगैरह सब कुछ देना बेटा. हाँ जी, फिर से बात करता हूं. हाउ एज एन ऑडिटर
या हाउ एन ऑडिटर विल अंडरस्टैंड द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ द बैंक। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? अंदर से पता है बच्चों इंटरनल कंट्रोल के 5 एलिमेंट लिखने, बट जरा ध्यान से देखना कैसे। नंबर 1, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग। नंबर 1, ओवरसाइट इन्वॉल्वमेंट इन आईसी ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। कंट्रोल इन्वायरमेंट की बात चल रही है, कंट्रोल इन्वायरमेंट की। कंट्रोल इन्वायरमेंट पढ़ा था आप लोगों ने, कम ऑन यस और नो? तो इस पे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम लोग किस पे चर्चा करेंगे, कंट्रोल इन्वायरमेंट पे, राइट। अंदर का डेटा क्या है? अप्रूवल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज बाय टीसीडब्ल्यूजी, यानी जो भी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज बने वो टीसीडब्ल्यूजी से अप्रूव हो, और पॉलिसीज जो है बैंक के ऑब्जेक्टिव के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ, कैपिटल स्ट्रेंथ के साथ, लॉ रेगुलेशन के साथ ऑब्वियसली कंसिस्टेंट होनी चाहिए। मतलब भाई बैंक कह रहा है कि हमारे पास कैपिटल कम है और हम लोग जो है वो सेफ लोन्स देंगे, और बैंक ने लोन दिया है बिल्डर्स को। वाह, तो आपकी स्ट्रेटेजी और बेटा आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी बेसिकली पॉलिसी और आपकी स्ट्रेटेजी मैच जो है वो नहीं हो रही है। आपकी कैपिटल स्ट्रेंथ, आपके पास पहले ही कम पैसा है, आप उठा के बिल्डर्स को लोन दे रहे हो बड़े बड़े, और भाई बिल्डर्स सबसे ज्यादा डिफॉल्ट करते हैं, सबसे ज्यादा, राइट। जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा डिफॉल्ट करते हैं पेमेंट पे। तो याद रखिए, मैं फिर से बोलता हूं, पहला क्या आया? पहला आया जी हमारे पास ओवरसाइट और इन्वॉल्वमेंट इन आईसी ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। बेसिकली हम बात कर रहे हैं कंट्रोल इन्वायरमेंट की। अप्रूवल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज किसके थ्रू होना चाहिए? टीसीडब्ल्यूजी के थ्रू होना चाहिए। पॉलिसीज कंसिस्टेंट होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, कैपिटल स्ट्रेंथ और लॉ और रेगुलेशन के साथ। बस फर्स्ट पॉइंट डन। फर्स्ट पॉइंट डन। फर्स्ट पॉइंट क्या है? कम ऑन, इन्वॉल्वमेंट इन आईसी ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, ओवरसाइट इन आईसी ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। हमें सबसे पहले सारी अपनी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज इनसे अप्रूव करानी है, और साथ साथ में हमारी पॉलिसीज कंसिस्टेंट होनी चाहिए बैंक के ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, कैपिटल स्ट्रेंथ और लॉ रेगुलेशन के साथ। आइए सेकंड पॉइंट, आईएमएम रिस्क। आईएमएम रिस्क क्या है? आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क। आ जाइए, क्या करना है हमने? ऐसा रिस्क जो सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकता है बैंक की एबिलिटी टू अचीव इट्स गोल पे। ऐसा रिस्क जो सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकता है बैंक की एबिलिटी टू अचीव इट्स गोल को, हमने उस रिस्क को प्रॉपर्ली क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है, और क्या करना है? मॉनिटर करना है। सिंपल बात, कुछ मत सोचो, इधर देखो। ऐसा कोई भी रिस्क अगर है जो बैंक की एबिलिटी टू अचीव इट्स गोल के ऊपर इंपैक्ट डाल सकता है, तो हमें उस रिस्क को कॉन्टिन्यूसली आइडेंटिफाई, मेजर और मॉनिटर करना है। ऐसा कौन सा रिस्क हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी में रिसेशन आने का रिस्क, फॉर एग्जाम्पल किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के कोलैप्स हो जाने का रिस्क। अगर आपके बैंक का एक पर्टिकुलर सेक्टर पे, अगर आपके बैंक का एक पर्टिकुलर सेक्टर की तरफ एक्सपोजर ज्यादा है, तो बताओ बेटा, उस सेक्टर के कोलैप्स से क्या बैंक भी कोलैप्स हो जाएगा? उस सेक्टर के कोलैप्स से क्या बैंक भी कोलैप्स हो जाएगा? आंसर इज यस। तो बस ये बातें समझने की थी। लिखने के लिए क्या करना है? हमने ऐसे रिस्क को कॉन्टिन्यूसली आइडेंटिफाई, मॉनिटर और मेजर करते रहना है जो बैंक की एबिलिटी टू अचीव इट्स गोल पे इंपैक्ट डालता है। बस इंग्लिश में, वी शुड ऑलवेज कीप ऑन, ये बैंक कर रहा है काम, बैंक शुड ऑलवेज कीप ऑन आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग द रिस्क विच कैन हैव एन एडवर्स इंपैक्ट ऑन द बैंक्स एबिलिटी टू अचीव इट्स गोल। डन? बोलिए, आ जाओ जी। 2 पॉइंट हो गए बच्चों, ओवरसाइट, इन्वॉल्वमेंट और इन्वॉल्वमेंट इन आईसी ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। दूसरा आईएमएम रिस्क। तीसरा कंट्रोल एक्टिविटी। मैंने स्माइली क्यों बना दिया है? जहां दिख जाए कंट्रोल एक्टिविटी, क्या लिखोगे मुझको बता दो? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, रिकंसिलिएशन, ऑथोराइजेशन, लिमिट सेटिंग, कम ऑन, लिमिट सेटिंग, फिजिकल सिक्योरिटी। ये 4-5 बातें मैंने आपको बता रखी हैं, हमेशा लिख के आओगे, हमेशा सही होंगी। क्योंकि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी सबसे कॉमन कंट्रोल एक्टिविटी है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी के बाद बेटा क्या आता है आपके पास? ऑथराइजेशन या अप्रूवल्स। फिर क्या आता है? रिकंसिलिएशन। फिर क्या आता है? लिमिट सेट कर देना कि भाई इस लिमिट से ऊपर का लोन नहीं जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर क्या आता है? फिजिकल सिक्योरिटी, कि भाई हमारे एसेट्स जो है वो प्रॉपर्ली सेफ गार्डेड हो। कम ऑन, बोल दो हाँ के ना। बस ये 5 लिख के आ जाना इसके अंदर। अब इसमें बनाओगे क्या? Bank should always keep on checking that proper segregation of duties there. There is always approval of transaction by a senior staff, and monthly or periodical reconciliation should be there. Proper limits are there in place, and physical security of the assets held by the bank are of supreme importance. Right? तो आपको 5 पॉइंट्स पता है बच्चों पहले से। बस अब पता है क्या है? बच्चा वो परेशान होगा जिसने कंट्रोल एक्टिविटी नहीं पढ़ रखा, जिसे कंट्रोल एक्टिविटी नहीं पता। जिसने पढ़ रखा वो कह रहा है सर ये तो मेरे दिन रात का काम है, मुझे कहीं भी पूछ लो, 5 तुम्हें बता के मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, आ जाओ जी। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? मॉनिटरिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? मॉनिटरिंग एक्टिविटी। यहां तो बिल्कुल ही सेम हो गया, कंट्रोल एक्टिविटी, मॉनिटरिंग एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऊपर वाला हो गया कंट्रोल एनवायरमेंट, कम ऑन, ऊपर वाला हो गया हमारे पास क्या? कंट्रोल एनवायरमेंट। इजी। और ये पता है क्या है? ये पता है क्या है?
रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ऑफ द एंटिटी। आ जाओ बच्चों। नाउ मॉनिटरिंग एक्टिविटी, हम क्या करेंगे, जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट मॉडल है और जो उनकी अजम्पशंस है, हम उनको रेगुलरली मॉनिटर और अपडेट करते रहेंगे। कैसे? बैंक के अंदर हम एक इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट यूनिट बनाएंगे। सिंपल सी बात है, हम रिस्क कैसे मैनेज करते हैं, हम रिस्क कैसे मैनेज करते हैं और जो हमारी अजम्पशंस है, फॉर एग्जांपल हमारी अजम्पशन है कि आने वाले 10 साल तक कोई बड़ा रिसेशन हमें नहीं दिख रहा है। अब रिस्क एक हमारे पास एक इंडिपेंडेंट यूनिट होगा जो हमारी अजम्पशंस को टेस्ट करता रहेगा कि भाई कहीं जो अजम्पशंस ली इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कहीं जो अजम्पशंस ली है इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं ले रही है। तो हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट मॉडल है और जो हमारी अजम्पशन है, हम उन्हें रेगुलरली मॉनिटर करेंगे, अपडेट करेंगे। और ये काम किसका है? इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट यूनिट। टेक्निकली बोलूं, लिख के मत आना एग्जाम में, इंटरनल ऑडिटर ये काम करता है बच्चों। इंटरनल ऑडिटर ये काम करता है, वो कॉन्टिन्यूसली चेक करता रहता है कि आपका आईसी काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, अगला रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। बैंक में तो बच्चों रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम होना बहुत जरूरी है ताकि टाइमली और कंसिस्टेंट फाइनेंशियल ऑपरेशनल कंप्लायंस इंफॉर्मेशन मिल पाए, जिससे बैंक को मदद मिलेगी रिस्क असेसमेंट में एंड चेंजिंग द रिस्क प्रोफाइल में। मैं समझाता हूं इसको, डोंट वरी एट ऑल। पहले मेरे साथ जुड़ जाओ और पांचों पॉइंट मुझे याद करके दिखाओ। आपसे क्वेश्चन ये पूछेंगे कि हाउ एज अ ऑडिटर यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ द बैंक। इंटरनली यू नो दे आर आस्किंग फॉर 5 एलिमेंट्स। नंबर 1, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी इन आईसी। ओके। नंबर 2, रैप है लेकिन नाम क्या दे रखा है? आईएमएम रिस्क, आइडेंटिफाइंग मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग द रिस्क। नंबर 3, कंट्रोल एक्टिविटी। नंबर 4, मॉनिटरिंग एक्टिविटी। एंड नंबर 5, वही अपना पुराने वाला इंफॉर्मेशन सिस्टम। पांचों पॉइंट्स याद होते हैं। कम ऑन एस और नो। अब सबसे पहले किसको बाहर करोगे? अजी कंट्रोल एक्टिविटी को लिया, सारी याद है हमें। बोल दो हाँ के ना। 5 तो लिखा होगा कंट्रोल एक्टिविटी, बोल दो हाँ के ना। और ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला, इन्वॉल्वमेंट ऑफ TCWG in IC. Yes, TCWG must be involved in the preparation of internal control policies and procedure, and policies must be in line with the bank's strategy and bank risk profile and bank capital strength, etc. ब्लैंक तो नहीं हो ना बिल्कुल? ब्लैंक तो नहीं हो ना बिल्कुल? मुझे बता दो। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों 2 तो हमारे निपट गए। फिर आईएमएम। आईएमएम में हमने क्या देखा? आईएमएम में हमने ये देखा कि भाई हम लोग क्या करते रहेंगे, हम लोग कॉन्टिन्यूसली रिस्क को जो है क्या करते रहेंगे? मॉनिटर करते रहेंगे। ऐसे रिस्क को जो बैंक की एबिलिटी टू अचीव ऑब्जेक्टिव पे क्या डालता हो, एडवर्स इफेक्ट जो है वो डालता हो। डन डन। आ जाओ, ये अगेंस्ट प्री अप्रूव्ड लिमिट लिखा है, इसको कट कर दो, नहीं पढ़ना मैं, कट कर दो बच्चों, इसको हटा दिया मैंने, इसको यहां से नोट्स में से हटा दिया। कंट्रोल एक्टिविटी क्लियर है। मॉनिटरिंग एक्टिविटी में कुछ है नहीं। रिस्क मैनेजमेंट मॉडल और अजम्पशन को रेगुलरली मॉनिटर करेंगे, अपडेट करेंगे। कौन करेगा? एक इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट यूनिट होगा, वो करेगा। डन, लीजिए। फिर रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या है? बहुत सिंपल, समझा भी देता हूं, पहले नहीं समझाया था। हमारे पास बैंक के पास एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम हो जो टाइमली और कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन देता रहे आपके फाइनेंस से रिलेटेड, आपके ऑपरेशन से रिलेटेड, आपके लीगल कंप्लायंस से रिलेटेड, ताकि बैंक कॉन्टिन्यूसली अपने रिस्क को प्रॉपर्ली असेस करता रहे और बैंक में कहीं किसी चीज का रिस्क प्रोफाइल तो नहीं बदल रहा, कहीं बैंक के एडवांसेस मॉडरेटली रिस्की से हाईली रिस्की तो नहीं हो गए। तो ये चीजें बैंक को इस इंफॉर्मेशन सिस्टम से पता चलती रहेंगी। कहीं बैंक का किसी पर्टिकुलर सेक्टर में एक्सपोजर ज्यादा तो नहीं हो गया, कहीं बैंक ने किसी एक ही अकाउंट को बहुत बड़ा लोन तो नहीं दे रखा है, राइट? या कहीं बैंक बहुत ज्यादा किसी एक ही अकाउंट पे तो डिपेंडेंट नहीं है कि उस अकाउंट वाले ने हाथ खींच लिया। ऐसा हो जाता है बच्चों ब्रांच लेवल पे, ऐसा हो जाता है ब्रांच लेवल पे कि अगर एक ही अकाउंट बहुत बड़ा है, उस अकाउंट ने अगर हाथ खींच लिया, नहीं पैसा निकाल लिया, तो भाई ब्रांच थर थर कांपने लग जाती है। इट हैपेंस, यस इट हैपेंस। आइए जी, क्या बच्चों ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो गए हैं? जल्दी बताइए मुझे। हमने दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया। 18 में से 2 विकेट हो गए डाउन। समय हुआ है बच्चों 28 मिनट। घबराइए मत, सारे टॉपिक इतने बड़े नहीं है, बट फिर भी देखिए हमारी एवरेज चल रही है कि हम लोग इस समय जो है 14 मिनट में एक टॉपिक निपटा रहे हैं। अब कई बच्चों ने कैलकुलेशन शुरू कर दी है। 18 इंटू 14 252 डिवाइड बाय 60, 4.25 घंटे लगा ये टॉपिक करने। चिंता मत करो बेटा, कराऊंगा तो सब धीरे धीरे, हौले हौले। 4.25 नहीं लगाऊंगा, ये बात पक्की है। ओके, बताइए इस पे क्लैरिटी है? टॉपिक पे मैंने चैट ऑन कर दी है, 2 मिनट आपको दिए, बोलिए जो बोलना है बोलिए। कम ऑन। ये सारी चीजें कौन कर रहा है? ये सारी चीजें कौन कर रहा है? ये सारी चीजें बच्चों, ये चीजें बैंक के लिए बताई गई है कि किसके लिए बताई गई? मुझे बताओ जरा। ये सारी चीजें बैंक के लिए बताई गई है कि किसके लिए बताई गई है? हाँ जी, 1 मिनट रुकना बच्चों, बस मैं एक ना बच्चे को बड़ा परेशानी हो रही है, मैं उसका पहले रेजोल्यूशन कर दूं जल्दी से। बुक 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 बुक, ठीक है जी। हाँ जी, ये सारी चीजें बच्चों जो हमने पढ़ी हैं, ये सारी चीजें किसकी तरफ से हैं बेटा? ये सारी चीजें बैंक की तरफ से हैं। ये बैंक का अपना इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट है, राइट? बोलो हाँ के ना।
अच्छा जी, और कोई क्वेश्चंस प्लीज? सर कल से राइटिंग प्रैक्टिस होगी? बिल्कुल 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 होगी, बिल्कुल होगी सर। सेकंड एंड फोर्थ में सेम ही लग रहा है बेटा। मैं कह रहा हूं कि आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें ओवरलैप लग सकती हैं, टेंशन मत लो। अभी तो मैं आपको दिखाऊंगा 18 पॉइंट। आपको क्या लगता है अलग अलग निकाल दिए होंगे इन्होंने? भर भर के ओवरलैपिंग है। आ जाओ जी। चलिए सर, क्या हम ये नोट्स कॉपी में लिखें? भाई फिर वही बात, ये बात आपको कितनी पहले बता दी गई थी कि भाई ये नोट्स वगैरह आपको कॉपी में बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपको मिलते हैं फिर भी आपके अंदर का ऐसे, अंदर से आपको ऐसे उछाले मार रहे हो, वेव्स आ रही हो, लिख लिख, तो भाई लिख लो। राइट, आ जाओ जी। हाँ जी, 2 टॉपिक पे हमारी कमांड बन चुकी है। क्या क्या बच्चों हमें ये पता है इनिशियल ऑडिट कंसिडरेशन क्या होती है? यस, 9 होती है, हमें पता है। सेकंड पॉइंट बच्चों हमने क्या देखा? अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। ये भी क्लियर है सबको? कम ऑन। यस सर, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट पे आओ। सर ये क्या किया आपने? ये तो धोखा सा हो गया हमारे साथ। अचानक से किताब कैसे आ गई आपके यहाँ पे? इसमें कुछ है ही नहीं। एंगेजमेंट टीम डिस्कशन। अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना। भाई कल तो पढ़ा था इतनी डिटेल में। 3 विकेट डाउन, 18 में से 3 गए। अब तो नहीं पढ़ना ना एंगेजमेंट टीम डिस्कशन, हम पहले ही बच्चों इसको पढ़ चुके हैं। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, बोल दो हाँ के ना। आ जाओ जी। इस्टेब्लिशिंग दी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, मैं नहीं पढ़ाता। क्यों भाई? प्लानिंग में पढ़ लिया था हमने। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी किससे डील करता है? स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन से। ये ब्रॉड होता है, इसके बेसिस पे ऑडिट प्लान बनता है। कम ऑन, यस और नो, बोल दो। आ जाओ, एक क्विक रीडिंग देता हूं। Planning and audit of financial statements states that objective of auditor is to plan the audit so that it will be performed in effective manner. पहली लाइन जाके पढ़ो, पहली लाइन जाके पढ़ो बच्चों आप लोग। ऐसे 300 की यही लाइन लिखी हुई है। अच्छा, for this the audit engagement partner should establish overall audit strategy prior to the commencement of audit and involve key engagement team member and other appropriate specialists while establishing overall audit strategy which depends on the characteristic of the audit engagement. मैं कहता हूं इनको तो साइड करो। तुम बताओ, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को और की टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए प्लानिंग में? यस, जिससे ओवरसाइट आती है, एक्सपीरियंस आता है, ऑडिट इफेक्टिव और एफिशिएंट होता है। लिख लोगे, ब्लैंक तो नहीं छोड़ के आओगे कि भाई ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी वाला पॉइंट अगर लिखने को बोल दे बैंक के केस में, वही है पुराना ऐसे 300 लिख के आना है। डन। 4 विकेट डाउन बच्चों, 4 विकेट डाउन। डेवलप एन ऑडिट प्लान। अच्छा, ठीक है। क्या करें ऑडिट प्लान में? मैं आपसे इतना कॉन्फिडेंट हूं आपके ऊपर कि आप इनसे ज्यादा लिख सकते हो। ऑडिट प्लान में क्या आता है? 3 बातें आती हैं, एनईटी ऑफ रैप, एनईटी ऑफ फैप, ओ एप। कम ऑन। और इनको बताने के लिए कि रिस्क असेसमेंट टेक्स प्लेस अर्ली इन द ऑडिट एंड रिस्पॉन्सेज आर इन रिस्पॉन्स टू द रिस्क असेस्ड। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, यस और नो। 5 विकेट डाउन बच्चों, 18 देख के कभी घबराते नहीं है। आप देखो ना अंदर का कंटेंट, मसाला है ही नहीं कुछ। क्या ये तीनों पॉइंट्स बच्चों कर लोगे आप लोग? एंगेजमेंट टीम डिस्कशन, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड डेवलपिंग द ऑडिट प्लान। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, टिक टिक करते जाना मेरे साथ, जो बच जाएगा सब करा के जाऊंगा, चिंता मत करो। आ जाओ जी, नया टॉपिक, ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम। मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट। 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर बच्चों, और आईसीआई को कुछ हुआ तो 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन बना सकता है। ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम। हंसोगे इसे देख के, हंसोगे। फ्री के नंबर बच्चों कैसे आते हैं मैं दिखाता हूं। व्हाट इज ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम? समरी ऑफ ऑडिट प्लान। वाह, क्या लिखा होगा इसमें? एनईटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। जो सिग्निफिकेंट इश्यूज आपको आइडेंटिफाई हुए ड्यूरिंग द ऑडिट, जो आपने डिसीजंस लिए रिलेटिंग टू रिलायंस ऑन कंट्रोल। मुझसे एक बार इसका मतलब पूछना सर, व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन रिलेटिंग टू रिलायंस ऑफ कंट्रोल? पूछो बेटा। रिलायंस ऑन कंट्रोल मित्रों, आप शुरू में डिसाइड करते हो ना कि मैं कंट्रोल पर रिलाय करूंगा या नहीं करूंगा। अगर कंट्रोल पर रिलाय करूंगा तो मैं डैश करूंगा। चैट खोल रहा हूं, मुझे बताना। मैं कंट्रोल पर रिलाय करूंगा तो मैं डैश करूंगा। बताओ जरा, बताओ चैट में, बताओ जल्दी से। टीओसी अगर कंट्रोल पे ऑफ कंट्रोल जरूर करूंगा। याद है बात? कम ऑन, है ना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस 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 मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखें, ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम क्या है? समरी ऑफ ऑडिट प्लान। इसके अंदर एनईटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर लिखते हैं, सिग्निफिकेंट इश्यूज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट लिखते हैं। ये बच्चों हमारे लिए क्या बन जाएगा? एविडेंस बन जाएगा कि हमने प्लानिंग प्रॉपर की थी और हमने रिस्पॉन्स भी प्रॉपर दिया था ईआर, पीआर, एसआर को। ईआर क्या है बच्चों? ईआर क्या है अब तो आपको पता है, एंगेजमेंट रिस्क। पीआर क्या है बच्चों? परवेजिव रिस्क, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे है। और एसआर क्या है बच्चों? स्पेसिफिक रिस्क, जो एक पर्टिकुलर असर्शन के लिए है। क्या आप ये पूरा टॉपिक एज इट इज 3 नंबर के लिए लिख के आ सकते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम? इट इज समरी ऑफ ऑडिट प्लान।
It includes nature, extent and timing of audit procedures. Come on, लिख के आ सकते हैं, जल्दी बोलिए हाँ के ना. And significant issues which were identified during planning and risk assessment and decisions relating to what? Reliance on control, and it is the evidence that audit was properly planned and appropriate response was given to ER, PR, SR. बोलो बेटा ER, PR, SR. ER, PR, SR क्या है बेटा? Engagement risk, pervasive risk and specific risk. Done. बोलिए बोलिए कितने विकेट डाउन करके आ चुके हम लोग? 2 यहाँ पे हो गए थे, 3, 4, 5, 6, 18 में से गए 6. अब बच्चों ने फिर से कैलकुलेट उठा लिया है. कितने मिनट पढ़ाया इसने? 35 मिनट में 6 पढ़ा दिए. ओह माय गॉड, 35 डिवाइड बाय 6 यानी ऑन एन एवरेज 5 मिनट में एक चल रहा है भाई, 6 मिनट में एक चल रहा है. अब ठीक लग रहा है. 6 इंटू 18, 6 इंटू 18, 108. अब ठीक लग रहा है. अब ये करा देगा 1.8 आवर्स में. चिंता मत करो. आओ जी. डिटरमाइनिंग द ऑडिट मटीरियलिटी, मतलब यहां पे आपको ऐसी बात बताएंगे आप लोट पोट हो जाओगे. ऑडिट मटीरियलिटी डिपेंड्स ऑन प्रोफेशनल जजमेंट एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नॉलेज ऑफ द बैंक एंड असेसमेंट ऑफ द रिस्क. क्या करूं मैं? हमें मटीरियलिटी पूरे अच्छी तरह पता है, हमें तो ऐसे नंबर ही पता है, तुम नहीं बता रहे. ऐसे 320 मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट. मटीरियल आइटम्स आर दोज आइटम्स which can have an impact on the judgment of the user of the financial statement taken on the basis of the financial statement. Come on, yes or no? बोल दो. Right. And obviously materiality is a matter which is dependent on the professional judgment of the auditor. Size of the bank. Come on, बोल दो हाँ के ना. And assessment of audit risk. हमने पढ़ा ही तो था कि भाई रिस्क और मेटिलिटी में रिलेशन कैसा होता है? इनवर्स होता है. कम ऑन, कैसा होता है? इनवर्स होता है. याद है कि नहीं? बिल्कुल याद है सर. अच्छा जी. कंसिडर गोइंग कंसर्न. एक और कंप्लीट बच्चों, देखो मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं, मुझे एक बार कॉन्फिडेंस दो कि आपके, देखो वैसे तो चांस ही नहीं है आने का, बट अगर पूछ ले कि भाई मेटिलिटी में 2 लाइन लिखो, इतने काबिल आप हो कि नहीं? मैंने चैट ऑन करिए, लिख पाओगे? बोल दो हाँ के ना. अच्छा, एक बालक कह रहा है, देखो एक बालक अभी तक कहां खोया हुआ है. सर ये सारी चीजें तो कंडक्टिंग एंड ऑडिट में है ना, ये सारी चीजें बैंक क्यों करेगा? अरे भाई मेरी बात सुनो, वो टॉपिक पीछे चला गया. ये सारे काम बैंक कर रहा था. ये 5 चीजें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा? ये 5 चीजें बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हम तो आईसी को समझेंगे, लेकिन ये सब काम करेगा कौन? ये 5 चीजें ये बैंक करेगा. बात क्लियर है सबको? कम ऑन, बात क्लियर है सबको? आ जाओ. बाकी जो स्टेप्स है बच्चों, ये सारे स्टेप्स कौन कर रहा है? ये सारे स्टेप्स तो ध्यान से, ये सारे स्टेप्स तो ऑडिटर खुद कर रहा है. बस मैं बोल रहा था कि भाई जो रिस्क मैनेजमेंट का सिस्टम है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बताइए जरा मुझे. चैट में दोबारा से ऑन किया मैंने चैट को. कम ऑन गाइस, क्लैरिटी है? बोलिए. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. 18 के 18 पॉइंट बच्चों क्लियर हो जाएंगे. चिंता ना करें, बिल्कुल भी चिंता ना करें. सर यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं लिखा हुआ? इसका जवाब बेटा आईसीआई दे सकता है. हर जगह पे लिख रहा है 300, 315, 330. मटीरियलिटी से पता नहीं क्या लड़ाई थी. आप लिख के आ जाना, घबराने की बात नहीं है. आ जाओ जी. देन कंसिडर गोइंग कंसर्न. गोइंग कंसर्न का ऐसे बच्चों कौन सा होता है? 570. इसमें मैं वही लाइन बोलूंगा जो लाइन आप लोगों को मैंने बार बार लगातार बोली थी बच्चों. कहां पे बोली थी? याद है आप लोगों को? जो लाइन में आपको बार बार ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर में बोलता था और फिर बोल रहा था कि भाई गोइंग कंसर्न में पढ़ेंगे, गोइंग कंसर्न में पढ़ेंगे. वही लाइन. ऑडिटर चेक करेगा whether there exists a material uncertainty related to event and condition that may cast significant doubt on entity's ability to continue as a going concern. अब आप बोलोगे सर आपने तो अभी तक समझा ही नहीं है. बेटा ऐसे 570 जिस दिन पढ़ लोगे उस दिन इस पे क्लैरिटी आ जाएगी. टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है. अल्टीमेटली ऑडिटर ये चेक करता है कि भाई कोई खतरे के बादल तो नहीं मंडरा रहे कंपनी के ऊपर जिससे कंपनी की एबिलिटी टू गोइंग कंसर्न खतरे में आ रही हो. डन. बोलिए, आ जाइए. तो इसको हम 570 के साथ कवर कर लेंगे. ये लो भाई. असेसिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग. मेरे साथ बच्चों, मैंने कल ही आपको पढ़ाया है, साथ दीजिएगा. ऐसे 240 हमारे सिलेबस में नहीं है. लेकिन मैं याद दिला दूं, कल किसी बच्चे ने क्वेश्चन ही पूछा था और मैंने पहले बता दिया था, फिर बच्चे के क्वेश्चन का रिप्लाई भी किया था. ऐसे 240 इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ, रिप्लाई करेंगे चैट में, एन एक्सटेंशन ऑफ, कम ऑन टेल मी एवरीवन, 315 एंड 330. 315 एंड 330. वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड. आप लोगों ने खुश कर दिया है. इधर देखो बच्चों प्लीज. 315 में हम रिस्क असेस करते हैं, 330 में हम रिस्क को रिस्पॉन्ड करते हैं. 240 आपको यह बताता है हाउ यू आर गोइंग टू असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉड. और 240 ही आपको यह बताता है हाउ यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू सच रिस्क.
हाउ यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू सच रिस्क। पहले बताओ 240 का बेस समझ में आया? 240 इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ 315 एंड 330, यानी रिस्क असेसमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द असेस रिस्क, बस सिर्फ एक चीज के लिए। और वो कौन सी चीज है बच्चों, जरा मुझे बताओ वो कौन सी चीज है? मनी मन बोल लो, मैं सुन रहा हूं। वो कौन सी चीज है? फ्रॉड। पहले बताओ ये बात आपको समझ आती है? बोल दो हाँ के ना, कम ऑन। अब आप इसे पढ़े और एंजॉय करें बच्चों। जो हमने कल पढ़ा था क्या वही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं? एज पर ऐसे 240 ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फ्रॉड इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये उसका नाम हो गया। द ऑडिटर ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, obtain sufficient and appropriate audit evidence on those identified misstatement and to respond appropriately। आपको जो मैंने समझाया क्या उसी के बेसिस पे आप लिख के आ सकते हैं कि 240 में ऑडिटर का काम क्या होता है? 240 में ऑडिटर का काम है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ, कम ऑन, बिकॉज ऑफ व्हाट? फ्रॉड, एंड टू एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड टू दोज रिस्क्स। दैट्स इट, इजी इजी। आगे की बात तो बच्चों हंसी वाली है। हंसी वाली क्या है कि भाई ऑडिटर को क्या करना चाहिए? द एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म शुड बी मेंटेन्ड बाय द ऑडिटर सो एज टू रिकॉग्नाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। डन, बोलिए। अच्छा जी, एक बात बच्चों जो कल मैंने बताई थी आप लोगों को, इंस्टीट्यूट की बेइज्जती ना हो जाए इसलिए मैंने लिख दी थी। क्या ऑडिटर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ फ्रॉड? नो। हु इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल? मैनेजमेंट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन, डिटेक्शन, करेक्शन ऑफ फ्रॉड। डन। आइए देन मनी लॉन्ड्रिंग को लेके बच्चों, पमला याद है? जट यमला पगला दीवाना, जट पमला दीवाना। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के चलते आरबीआई ने बैंक के लिए बच्चों केवाईसी नॉर्म्स जो है, केवाईसी गाइडलाइंस जो है निकाल रखे हैं। केवाईसी गाइडलाइन क्या है? नो योर कस्टमर। क्या बैंक आपका बैंक अकाउंट विदाउट आपके आधार, पैन, आपके आइडेंटिटी कार्ड के खोल देता है? आंसर इज नो। तो ऑडिटर भाई ये चेक कर लेगा कि भाई बैंक केवाईसी गाइडलाइंस जो आरबीआई ने दी है वो प्रॉपर्ली फॉलो करता है या नहीं करता है। क्योंकि अगर नहीं करता है तो भाई साहब अनआइडेंटिफाइड लोगों के अकाउंट्स खुल सकते हैं, जिससे धुलाई हो सकती है। धुलाई, धुलाई समझ गए? मनी लॉन्ड्रिंग की जा सकती है। आइए, RBI has from time to time issued guidelines, know your customer guideline, anti-money laundering standards, requiring bank to establish procedure and control to deter and to recognize the report and recognize and report the money laundering activities। अब ऑडिटर को चेक करना है वो गाइडलाइंस फुलफिल होती है या नहीं होती है। डन, बोलिए। लीजिए, अब आप बोलेंगे सर इसमें से पेपर में आने के चांस कितने हैं? 0, 0 एंड 0। पेपर में बच्चों आने के किसके चांस हैं आपको बताता चल रहा हूं। दिस वन और कौन सा? दिस वन और कौन सा? दिस वन जो हमने पढ़ा था, सॉरी ये वाला इनिशियल ऑडिट कंसिडरेशन। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उसमें से 3 है बच्चों सुपरस्टार, बाकी सब पे तो मैं आपको बस विश्वास दिखा रहा हूं कि देखो हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है। बोलिए हाँ के नाम, कम ऑन बोल दीजिए। आ जाइए जी। अब बच्चों यहां पे मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाता हूं, और वो क्या, वो कौन सा टॉपिक है? वो है स्ट्रेस टेस्टिंग का, स्ट्रेस टेस्टिंग का टॉपिक। स्ट्रेस टेस्टिंग बच्चों एक बार के लिए ये पढ़ो कि इन्होंने क्या लिखा है, एक बार के लिए आप ये पढ़ो कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है। स्ट्रेस टेस्टिंग इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्टिविटी जो डिटरमाइन करता है रोबस्टनेस ऑफ सॉफ्टवेयर बाय टेस्टिंग बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन। बेसिकली क्या कह रहे हैं बच्चों, ऐसे ना वेबसाइट का भी स्ट्रेस टेस्ट होता है। मेरे नोन लोग हैं जो इसमें काम करते हैं। क्या होता है कि भाई वेबसाइट पे ट्रैफिक की टेस्टिंग कर रहे होते हैं कि कितना ट्रैफिक जो है वेबसाइट के सर्वर झेल पाएंगे। ऐसे सॉफ्टवेयर पे भी हम लोग चेक कर रहे होते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर पे अचानक से, फॉर एग्जांपल हमारी एडी91 ऐप है तो उस पे अचानक से बहुत सारे अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाए तो कितने स्टूडेंट्स वो झेल पाएगी, उसको बोल रहे हैं ये लोग स्ट्रेस टेस्टिंग। ठीक है, याद रखें वो क्या बोल रहे हैं, इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दैट डिटरमाइंस रोबस्टनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर। हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं ये चेक करने के लिए भाई सॉफ्टवेयर रोबस्ट है या नहीं है। राइट, कैसे टेस्ट करते हैं? बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन। नॉर्मली एडी91 पे एक साथ 2000 लोग रहते हैं। एक दिन भाई साहब ने बोला इसकी स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं। हमने पहले 3000 लगा के देखे, हमने 4000 लोग करके देखे, हमने 5000 लोग करके देखे। हम टेस्ट कर रहे हैं कि कितना स्ट्रेस जो है ये वेबसाइट ले पाएगी। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ कहना। लीजिए, स्ट्रेस टेस्टिंग इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर मिशन क्रिटिकल सॉफ्टवेयर। मिशन क्रिटिकल सॉफ्टवेयर मतलब अगेन जो आपकी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। ये क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो बच्चों इन्होंने डेफिनेशन विकिपीडिया से उठाई है। ये कहना क्या चाहते हैं मैं वो भी बता देता हूं, ये गलत कह रहे हैं मैं वो भी बता देता हूं, और सही क्या है वो मैं ये भी बता दूंगा। लेकिन सुनिए, स्ट्रेस टेस्टिंग में सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हैं, रोबस्टनेस चेक करते हैं, उसके नॉर्मल जो ऑपरेशन लिमिट्स है उससे ज्यादा हम लोग जो है एक्सेस उसके ऊपर लोड डाल के देखते हैं कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। RBI is required that all commercial banks shall put in place a board approved stress testing framework to suit their individual requirement which would integrate into risk management system। मुझे बता दो ये दोनों चीजें मैच हो रही है नहीं? एक चीज मैं आपको पढ़ा देता हूं, इसको पढ़िए बच्चों, फिर बताइए ज्यादा सही क्या लग रहा है। ये
वाला आंसर पढ़िए एक बार के लिए, आप रीड करिए। मैं इसको दे रहा हूं नंबर 2 और जो आईसीएन लिखा है वो है नंबर 1। नंबर 2 एक बार आप रीड कर लीजिए, नंबर 1 तो मैंने आपको बता दिया। बताइए जी, 1 सही लग रहा है, 2 सही लग रहा है? सोचो, आंसर देखो बच्चों, आप लोग क्या दे रहे हो? 2। आप आईसीए को गलत कह रहे हो? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? भाई मेरी बात सुनो, ये इतना भी लिख के छोड़ देते ना, मैं मान जाता कि चलो ये सॉफ्टवेयर की स्ट्रेस टेस्टिंग की बात कर रहे होंगे, बैंक के सॉफ्टवेयर की स्ट्रेस टेस्टिंग की बात कर रहे होंगे। नीचे इन्होंने देखो क्या लिखा है, कहते हैं आरबीआई ने बोला कमर्शियल बैंकों के भाई एक बोर्ड बनाना है, बोर्ड अप्रूव स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क जो आपने बनाना है टू सूट देयर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट व्हिच वुड इंटीग्रेट इनटू देयर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। यानी आप स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क बनाओ और उसको अपने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट बनाओ। स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क बनाओ, उसको रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट बनाओ। भाई कहां से आ गया इसमें सॉफ्टवेयर? स्ट्रेस टेस्टिंग में आपको बताऊं बच्चों क्या होती है, जरा ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। स्ट्रेस टेस्टिंग में बैंक्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो बना के देखता है और देखता है कि क्या मैं इस सिनेरियो का लोड ले पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अचानक से इकोनॉमी में रिसेशन आ गया और इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए या इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा घट गए, डिफ्लेशन आ गया, तो मैं क्या ये झेल पाऊंगा? मेरे पास इतना कैपिटल है इस शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए? इसे बोलते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग। हेलो, बैंक के रिस्क मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होता है बच्चों? ध्यान से सुनिए मेरी बात को। स्ट्रेस टेस्टिंग ये होता है कि क्या बैंक इकोनॉमी में आने वाले शॉक्स को, इकोनॉमी में आने वाले शॉक्स को, बूम्स को, रिसेशन को, इन्फ्लेशन को, डिफ्लेशन को एब्जॉर्ब कर पाएगा या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि भाई साहब इकोनॉमी में एक रिसेशन आई और बैंक फैल गया, बैंक भाई साहब खत्म हो गया, जैसे यूएस वगैरह में 2007-8 में हुआ भी था। हेलो 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 हेलो, राइट। अब आप मुझे बताओ भाई, मैं क्या पढ़ाऊं? मैं सही वाला पढ़ाऊं या ये विकिपीडिया ही पढ़ा दूं भाई तुम्हें? तो मैं भाई बड़ा मजबूर सा फील कर रहा हूं मैं यहां पे। मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं बट प्रोटेस्ट में। देखो मैंने आपको इसका मीनिंग ही बता दिया। इसका मीनिंग है कि बच्चों समझ आ गया आपको? जो आईसीए ने स्ट्रेस टेस्टिंग दिया है उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया? आईसीए स्ट्रेस टेस्टिंग में क्या बोल रहा है कि भाई ये सॉफ्टवेयर टेस्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर की रोबस्टनेस टेस्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं बियॉन्ड द नॉर्मल ऑपरेशन लिमिट। ओके, इंपॉर्टेंट होता है मिशन क्रिटिकल सॉफ्टवेयर के लिए। मिशन क्रिटिकल सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। इज दैट क्लियर? बोलिए। और फिर बोलता है कि आरबीआई ने बोला है कि स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क बैंक की रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट होना चाहिए। ये बात सही है भाई, ये बात बिल्कुल सही है। स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क बैंक के रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट होना चाहिए, बट स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क मेरे हिसाब से बैंक के केस में क्या होता है? एक क्रिटिकल रिस्क मैनेजमेंट टूल जो इवेल्युएट करता है हाउ बैंक कैन हैंडल द एक्सट्रीम फाइनेंशियल सिचुएशन, द सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम रिसेशन। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ क्या ना? अच्छा जी, दीज टेस्ट सिमुलेट, सिमुलेट मतलब ये क्या करते हैं? अलग अलग सिनेरियो एनालिसिस करते हैं कि अगर इतना इन्फ्लेशन आ गया तो क्या होगा। दीज टेस्ट सिमुलेट एडवर्स इकोनॉमिक सिनेरियोज टू असेस द resilience of the financial institution against the potential shock. Resilience मतलब क्या होता है बच्चों? Ability to विवेक बिंद्रा, sorry, ability to bounce back, ability to bounce back of financial institution against the potential shocks. बोलो हाँ क्या ना? Right? This is बच्चों, this is actual stress testing. अब मैं क्या करूंगा? अब मैं भाई साहब आईसीआई से एक बार फोन पे बात करूंगा, उन्हें समझाने की हाथ जोड़ के कोशिश करूंगा कि भैया यहाँ गलती हो गई है, प्लीज इसको ठीक कर दीजिए। ठीक कर दिया तो वेरी गुड, नहीं करा तो भाई मैं तो आपको ये बोलूंगा प्लीज इसको याद करके चले जाना भाई, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछ लिया कि स्ट्रेस टेस्टिंग पे जरा 3 नंबर के लिए कुछ लिख दो और तुम ये लिखा है तो बेटा तुम्हारा आंसर तो चेक यहां से हो रहा होगा। और अब पता है दिक्कत मेरे माइंड में क्या चल रहा है कि मान लो तुमने ये लिख दिया और चेक करने वाला निकला समझदार, वो कह रहे भाई स्ट्रेस टेस्टिंग ये तो गलत लिखा है इसमें, क्योंकि उसने तो बैंक ऑडिट कर रखा है। तो हमें ना मतलब हम कंफ्यूज है यहाँ पे कि भाई हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, जाए तो जाए कहां? वाह मोदी जी वाह। तो मेरी कोशिश ये रहेगी मैं आपके एग्जाम से पहले बच्चों इस पे क्लैरिफिकेशन ले लूं आईसीआई से। जैसे आपको याद है चैप्टर 1 का एक एमसीक्यू था वो करेक्ट हो गया, तो इसमें भी हम लोग क्लैरिफिकेशन लेने की कोशिश करेंगे और इसको जो है वो सही करवा देंगे। नहीं कर पाए तो भाई कोई बात नहीं। हाँ,
अब एक तरीका ये हो सकता है कि आप दोनों लिखाओ, एज पर आईसीआई स्टडी मटेरियल ये स्ट्रेस टेस्टिंग है, बट इन रियल लाइफ सिनेरियो स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होता है? जब बैंक क्या करता है, बैंक सिमुलेट करता है कि भाई वो एक्सट्रीम फाइनेंशियल सिचुएशन को हैंडल कर सकता है कि नहीं, डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक सिनेरियो बनाता है और चेक करता है रिजिलियंस। रिजिलियंस मतलब एबिलिटी टू बाउंस बैक अगेंस्ट द पोटेंशियल शॉक्स। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ क्या ना? डन। लीजिए ये बच्चों एक अभी के लिए हमारी रणनीति यही रहेगी कि भाई हम लोग क्या करेंगे, हम दोनों लिख के आ जाएंगे अगर एग्जाम में पूछ लिया तो, अनलेस अदरवाइज क्लैरिफाइड बाय आईसीआई। क्या ये बात क्लियर है आपको? जल्दी बता दो हाँ क्या ना? बोल दो, आ जाओ जी प्लीज प्लीज बच्चों प्लीज। देखो यहाँ पे आईसीआई क्या कहना चाह रहा था, आईसीआई ने स्ट्रेस टेस्टिंग पढ़ा, विकिपीडिया खोला, जो पहली लाइन है लिख दिया, राइट। उसके बाद बोला कि भाई आरबीआई कहता है कि भाई स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट होना चाहिए। ये बात तो सही है क्योंकि आरबीआई कहता है। अब आरबीआई थोड़ा विकिपीडिया से उठा के लिख देता है। आईसीआई ने सोचा कि ओके 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 ओके, तो यहाँ पे बात हो रही है कि बैंक के सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करनी है, बैंक के सॉफ्टवेयर की स्ट्रेस टेस्टिंग करनी है। मेरे हिसाब से बच्चों ये इसका मतलब नहीं है, मेरे हिसाब से इसका मतलब यही है, एग्जाम में आ जाए तो दोनों लिख के आ जाइएगा, अनलेस अदरवाइज क्लैरिफाइड बाय आईसीआई। आपको क्लियर, आपको क्लैरिटी है जो मैं समझाना चाहता था? कमान बोलिए, आ जाओ। चलिए जी चलिए जी चलिए जी चलिए जी, ये है बच्चों आपका स्ट्रेस टेस्टिंग वाला टॉपिक। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। मैं आपको फिर से कीवर्ड मार्क कर देता हूं। स्ट्रेस टेस्टिंग में आईसीआई की बुक के अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्टिविटी है जो रोबस्टनेस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्ट करता है बियॉन्ड द लिमिट ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन, राइट। मिशन क्रिटिकल सॉफ्टवेयर लिए जरूरी होता है। सोर्स विकिपीडिया। अच्छा जी, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर देखो प्लीज। हाँ जी, स्ट्रेस टेस्टिंग, आरबीआई क्या बोलता है कि आपको स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क बनाना है जो आपके रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट होना चाहिए। अच्छा जी, देन इसके बाद याद रखिए स्ट्रेस टेस्टिंग इन बैंक इज अ क्रिटिकल, ये मेरा वाला आंसर है, क्रिटिकल रिस्क मैनेजमेंट टूल है। क्रिटिकल रिस्क मैनेजमेंट टूल है कि बैंक इसमें इवेल्युएट करता है कि एक्सट्रीम फाइनेंशियल सिचुएशंस को मैं कैसे झेल सकता हूं, अलग अलग एडवर्स सिनेरियो को सिमुलेट करता है। सिमुलेट समझ गए, जैसे आप लोग सिमुलेट करते हो ना कि भाई साहब अगर ऑडिट कवर टफ आ गया तो एसएम अच्छे से कर लूंगा, एसएम टफ आ गया तो एफएम अच्छे से पढ़ लूंगा। आप भी तो सिमुलेट कर रहे होते हो ना भाई, फिर पेपर देने के बाद बस इसमें इतने आ जाए, इसमें इतने आ जाए, इसमें अगर इतने आ जाए तो इसमें अगर इतने आ जाए। ये है बच्चों सिमुलेशंस। ये क्या है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताइए। सिमुलेशंस। ओके, दिशांत पूछ रहा है कि हमारी सोर्स विकिपीडिया लिख के आना है। अब भाई ये तो आईसीआई भाई मेरे को तो बड़ी शर्म आएगी अगर पेपर में लिख के आओगे सोर्स विकिपीडिया, बट एनीवेज चलो आ जाओ जी। हाँ जी, तो ये बात आप लोग याद रख पाएंगे? जल्दी बोलिए। आ जाओ बच्चों, आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बस 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 बस, शांति शांति शांति। अब जरा चलते हैं और भी चीजें करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेस टेस्टिंग के बाद बच्चों एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको जरा ध्यान से गौर करना। इधर देखो, स्ट्रेस टेस्टिंग बच्चों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर के लिए आपसे पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए छोड़ नहीं रहे हम लोग इसको बिल्कुल भी। अच्छा, इसके बच्चों सब्सटैंटिव प्रोसीजर फॉर अ बैंक, सब्सटैंटिव प्रोसीजर फॉर अ बैंक, सब कुछ हो गया, सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाने। देखो क्या क्या लिखा है यहाँ पे इन्होंने, प्लीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 3 to 4 मार्क्स, 3 to 4 मार्क्स। 18 में से जो जो इंपॉर्टेंट कह रहा हूं नलायकों, वो तो अच्छे से पढ़ लोगे मेरे साथ, बोल दो हाँ के ना। सब्सटैंटिव प्रोसीजर साथ में रहना जरा। क्या आप ध्यान से सुनो, सबसे पहले कह रहे हैं एग्जामिन ऑल दी लार्ज एडवांसेस। मैं आपकी बच्चों नॉलेज चेक करना चाहता हूं, मुझे लार्ज की जगह कोई और टेक्निकल वर्ड दो, मुझे लार्ज की जगह कोई और टेक्निकल वर्ड दो, आप दे दोगे, पक्का विश्वास है मुझे। क्या बात है, क्या बात है बच्चों, कामयाब होंगे तुम लोग, याद रखना बच्चों। टेक्निकल वर्ड पता है क्या? ये क्या कह रहे हैं? एग्जामिन ऑल दी मटीरियल एडवांसेस। लार्ज का मतलब क्या? मटेरियल ना, जो भाई इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो भी मटेरियल एडवांसेस होंगे उनको हम सैंपलिंग बेसिस पे चेक करेंगे, सारे चेक कर लेंगे, सारे चेक कर लेंगे। फिर मैंने बोला लार्ज एडवांस होता क्या है, तो कहते जी डिपेंड ऑन वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन ऑफ द ब्रांच। एक ब्रांच बच्चों जिसके टोटल लोन्स जो है, जिसके टोटल लोन्स 10,000 करोड़ के हैं, उसके लिए भाई हो सकता है 10 करोड़ का लोन लार्ज एडवांस ना हो। लेकिन एक ब्रांच जिसके बेचारी के पूरे लोन ही जो है वो 50 करोड़ के, तो उसके लिए 10 करोड़ का लोन क्या होगा? लार्ज होगा कि नहीं होगा? कमान बोल दो हाँ या ना। यस, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, तो क्या कह रहे हैं आपको सब्सटैंटिव प्रोसीजर में? ऑडिटर हैज टू एग्जामिन ऑल द लार्ज एडवांसेस। लार्ज एडवांस क्या है? ये डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन ऑफ ब्रांच पे। एग्जांपल दिया यहाँ पे 2 करोड़, ये फॉर्मूला बना देते हैं जैसे मटीलिटी का फॉर्मूला बनाते थे हम लोग, याद है? बेंचमार्किंग याद है? वैसे ही 2 करोड़ और 5% ऑफ एग्रीगेट ईयर एंड एडवांसेस विच एवर इज लेस। तो हमने एक फॉर्मूला बना लिया कि भाई इनमें से जो भी लेस आ रहा होगा हम लोग उसे क्या मान लेंगे? लार्ज एडवांस मान लेंगे।
इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ कहना, बोल दो। मान लो एक एक ब्रांच है, उसके 100 करोड़ के एडवांसेस हैं, 5% कितना आ गया? 5 करोड़। तो 5 करोड़ और 2 करोड़, विच एवर इज लेस। तो जितने भी बच्चों अब 2 करोड़ या उससे ऊपर के एडवांसेस हैं, हम उन्हें क्या मान के चलेंगे? लार्ज एडवांस मान के चलेंगे, और सारे के सारे लार्ज एडवांस को हम लोग चेक करने वाले हैं। कम ऑन, यस और नो? लाइन देखो बच्चों, सिंपल। एग्जामिन ऑल लार्ज एडवांसेस, अदर एडवांसेस सैंपलिंग बेसिस। अदर एडवांसेस को कैसे चेक करोगे? कम ऑन, एडवांसेस क्या है बच्चों? आपको अंदाजा है एडवांसेस क्या है? जो बैंक लोन देता है उसको यहाँ पे एडवांस बुलाया जा रहा है। जो बैंक लोन देता है उसको यहाँ पे क्या बुलाया जा रहा है? एडवांस बुलाया जा रहा है। इज दैट क्लियर? बोलिए, आ जाओ। तो एग्जामिन ऑल द लार्ज एडवांसेस, अदर एडवांसेस सैंपलिंग बेसिस। जो प्रॉब्लम अकाउंट्स है, अभी प्रॉब्लम अकाउंट्स कौन से? ध्यान से सुनना, सुनना एवरीवन। जो अकाउंट्स डिस्ट्रेस में है, जो अकाउंट्स सिग्नल दे रहे हैं कि भाई यहां से रिकवरी में प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये सिग्नल कैसे मिलते हैं, डिस्ट्रेस अकाउंट हम कैसे देखते हैं, वो सारी बातें हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए जो प्रॉब्लम अकाउंट्स होंगे बच्चों, यानी जहां से हमें लग रहा है कि पेमेंट जो है नहीं आएगी, उनको डिटेल में एग्जामिन करना है। अनलेस इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। एक अकाउंट है जिसने 1000 रुपए का लोन ले रखा है, आपकी ब्रांच है जिसने 100 करोड़ के लोन दे रखे हैं, और वो 1000 रुपए के लोन की एक इंस्टॉलमेंट उससे मिस हो गई। ऑडिटर कह रहा है इसको तो जरूर पकड़ूंगा। 1000 रुपए का लोन इंस्टॉलमेंट मिस, बहुत बड़ी गड़बड़ है, देश संकट में है। नहीं भाई, ऐसे थोड़ा ना होगा। तो याद रखें, प्रॉब्लम अकाउंट्स को डिटेल में एग्जामिन करेंगे, अनलेस इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। अब जरा ध्यान से देखिए, एक्सटेंट ऑफ सैंपल डिपेंड्स ऑन एफिकेसी ऑफ आईसी। क्या ये बात आपको समझ आती है कि सैंपल साइज कितना बड़ा होगा, ये आईसी की इफेक्टिवनेस पे डिपेंड करता है बच्चों? बोलिए हाँ के ना? अगर आईसी मेरा कैपेबल है, इफेक्टिव है, तो सैंपल साइज बता दो, क्या रखोगे बेटा? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो चैट में। आईसी मेरा अगर इफेक्टिव है तो बेटा सैंपल साइज हम क्या रखेंगे? एक नलायक है जिसने गलत बोला है अभी तक, 2-3 आ जाए बेटा। अगर मेरा आईसी इफेक्टिव है तो सैंपल साइज बच्चों में कम रखूंगा, क्योंकि मुझे आईसी पे भरोसा है। कम ऑन, यस और नो? बोलिए हाँ के ना, बोल दो, आ जाओ। क्या सब्सटैंटिव प्रोसीजर पे शॉर्ट नोट लिख लोगे? बैंक के ऊपर सब्सटैंटिव प्रोसीजर पे शॉर्ट नोट लिख लोगे? स्टेप 1, चेक ऑल दी लार्ज एडवांसेस इन डिटेल। स्टेप 2, अदर एडवांसेस सैंपलिंग बेसिस। कम ऑन, अदर बेटा बोलते जाओ ना, अदर एडवांसेस कौन सा बेसिस? कम ऑन जल्दी बोलो, अदर एडवांसेस सैंपलिंग बेसिस। स्टेप 3, प्रॉब्लम अकाउंट आ गए, एग्जामिन इन डिटेल अनलेस द अमाउंट इज सिग्निफिकेंट। स्टेप 4, सैंपल साइज विल डिपेंड ऑन, कम ऑन, सैंपल साइज विल डिपेंड ऑन एवरीवन, एफिकेसी ऑफ द आईसी। साथ में हो, साथ में हो? अच्छा जी, जाते जाते बता के क्या जाओगे कि सर हाउ विल डिटरमाइन दैट दिस इज एन एडवांस, दिस एडवांस इज अ लार्ज एडवांस? दैट विल डिपेंड on the volume of the advances in the branch. We can form method. For example, 2 crore or 5% of the aggregate annual advances, whichever is less. क्या बोलती पब्लिक? कितना आसान, 3 से 4 नंबर बच्चों मिलेंगे इसके अंदर, बोल दो। प्रॉब्लम अकाउंट्स में जो अकाउंट्स एनपीए में फॉल होने वाले हैं उनको देखेंगे। मैंने अभी बोला प्रॉब्लम अकाउंट्स हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन नहीं, हमें तो अभी जानना है बेटा, अगली क्लास है ही उसी के ऊपर। आज ये सारा कलेश में रैप अप इसलिए कर रहा हूं कि अगली क्लास में आपको एडवांसेस पढ़ा पाऊं। साथ में रहो, साथ में रहो, एवरीवन एवरीवन बच्चों साथ में रहो। क्या आप बैंक में, अब देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है, सर एफिकेसी और एफिशिएंसी सेम होता है? मैं जब मैं रीड कर रहा था मुझे पता था ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ना एफिकेसी और एफिशिएंसी सेम होता है, ना एफिकेसी और इफेक्टिवनेस सेम होता है। इफेक्टिवनेस होता है कि काम हो गया, एफिकेसी होता है कि आपके पास उस काम को करने की कैपेबिलिटी है क्या। अब एक काम करते हैं बेटा, ब्रिटिश स्कूल ऑफ लैंग्वेज ज्वाइन कर लेते हैं और वहां पे जाके सारी अंग्रेजी अपनी सुधार लेते हैं। गूगल मर गया है, डिक्शनरी खत्म हो गई है, आग लग गई है डिक्शनरियों में। ओके, आप भावनाओं को समझो। एक्सटेंट ऑफ सैंपल किस पे डिपेंड करेगा? इफेक्टिवनेस ऑफ आईसी लिखा हो, आईसी गलत कर देगा क्या? हाँ जी, बोलो हाँ कहना। अब आपके मन में चल रहा होगा सर आईसीआईसीआई लिख देता, उसका क्या जा रहा है? तो मैंने आपको बेटा कल भी समझाया था, नाव या ओशन किसको कंट्रोल में लाओगे? जल्दी बताओ बेटा। नाव को लाओगे ना, बस तो उसको कंट्रोल करो। एक कह रहा मैं तो कार को लाऊंगा, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, बताइए बच्चों बताइए, क्लैरिटी है इस टॉपिक पे? लिख के आ सकते हो, आ जाए तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे, एक बार फिर से रिपीट करेंगे चैट ऑफ करके। चैट ऑफ करके मुझे बहुत शांति मिलती है। इधर देखो बच्चों, हाँ जी, अगर आपसे बोल रहे हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर इन केस ऑफ बैंक पे जरा शॉर्ट नोट लिख के दिखाओ, तो आप क्या बोलोगे? चेक ऑल लार्ज एडवांसेस, अदर सैंपल, प्रॉब्लम अकाउंट इन डिटेल अनलेस अमाउंट इज सिग्निफिकेंट, नंबर ऑफ सैंपल डिपेंड ऑन एफिकेसी ऑफ आईसी।
डन, बोल दो हाँ के ना. एंड हाउ टू डिटरमाइन लार्ज एडवांसेस? लार्ज एडवांसेस डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ब्रांच, राइट? ब्रांच का साइज कितना है, एंड वी कैन फॉर्मुलेट अ मेथड टू डिटरमाइन द लार्ज एडवांस अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ब्रांच. फॉर एग्जांपल 2 करोड़ और 5% ऑफ एग्रीगेट एडवांसेस विच एवर इज लेस. भारत माता की जय. डन, बोलो हाँ कहना. आ जाओ जी. लो भाई लो, प्लीज एक और टॉपिक बच्चों, उसके बाद जो बचे हुए टॉपिक है उनको निकालेंगे. बेसल 3 फ्रेमवर्क, ये भी बच्चों मैंने अपने नोट्स बनाए और मैं आपसे चाहूंगा कि आप मेरे नोट से पढ़े इस टॉपिक को. बेसल 3 फ्रेमवर्क, पॉज करके बोलूंगा. हाँ जी, बैक. तो बेसल 3 फ्रेमवर्क क्या हुआ बच्चों, 2007-8 में यूएस में हाउसिंग लोन क्राइसिस हुआ. मोटे मोटे तौर पे ये हुआ कि भाई बहुत सारे लोगों ने लोन ले लेके घर खरीदे, फिर लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और लोग बाग भाई साहब उस लोन को रीपे नहीं कर पाए और इसकी वजह से सारे बैंक वहां पे फ्लॉप होने लग गए. अभी भी अगर आप देखेंगे तो कनाडा में जाके देखेंगे तो मेरे खुद के बहुत सारे दोस्त वहां पे हैं, उन्होंने 1-1, 2-2% में भाई साहब लोन ले लिया कि भाई साहब घर ले लो, घर ले लो. 8-8 करोड़ के घर खरीद लिए क्योंकि 1-1% लोन मिलता है. हिंदुस्तानी 1% पर एनएम की बात कर रहा हूं. आप इंडिया की ओपन मार्केट में जाओगे 4-4% पर मंथ पे लोन मिलता है बच्चों. अगर आप खुली मार्केट के अंदर जाके लेते लोकल साहूकार से लेते हो तो, और सोचो वहां 1% पर एनएम पे मिल रहा है. इंडिया वाले वहां सोच के वहां जाके कहते हैं लाओ दे दो सारा लोन हमें दो. अब भाई लोन ले लिया, लोन लेके 8 करोड़ का घर ले लिया और अचानक से बच्चों आपको पता है कोविड आ गया, वॉर आ गया, यूएस की हालत खराब, इन्फ्लेशन हो गई, इंटरेस्ट रेट चल रहा है और भाई वो लोन का इंटरेस्ट हो गया 8%. और 8% इंटरेस्ट होते ही बच्चों क्या हुआ होगा, जिसने 8 करोड़ का लोन ले रखा हुआ है, आई आई या टाना टाना ना ना ना, भाई हालत खराब. अब हालत खराब तो रीपे नहीं कर पा रहा, उसने तो हाथ खड़े कर दिए, ले जा भाई घर ले जा. बैंक वाला कह रहे कितनों के घर लूं, बैंक खत्म. बोलो हाँ क्या. तब बच्चों 2007-8 में पूरी दुनिया के बैंकिंग वाले लोग साथ में बैठे और उन्होंने ये बेसल 3 फ्रेमवर्क बनाया. बेसल 3 फ्रेमवर्क ये कहां से निकला, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन. कम ऑन, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, ये कमेटी थी, इन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया. ये इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन है जो किसने डेवलप किया बच्चों, बीसीबीएस, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन. काम क्या है इसका, एम क्या है, टू स्ट्रेंथन द रेगुलेशन, सुपरविजन एंड रिस्क मैनेजमेंट विद इन द बैंकिंग सेक्टर. ये बैंक्स को और रोबस्ट बनाना चाहता है. आपने एक रेशियो का नाम सुना, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप मुझे प्लीज बताइएगा, जितना ज्यादा हो बैंक का उतना अच्छा है, जितना ज्यादा हो बैंक का उतना अच्छा है. ये कैसे निकालते हैं, आपके पास जो कैपिटल है डिवाइडेड बाय आपके पास जो रिस्क वेटेड एसेट्स है, जो आपने लोन दे रखे हैं, इस तरीके से आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकलता है. कहते हैं आपके पास जो है वो भाई एडिक्वेट कैपिटल होना चाहिए. इसने जो कैपिटल होने की रिक्वायरमेंट थी उसको बढ़ा दिया. आप मेरी बात को समझना, बेसल 3 फ्रेमवर्क ने बोला कि बैंक्स को अपने पास ज्यादा कैपिटल रखना चाहिए मोटे मोटे तौर पे. बताइए जब बैंक अपने पास ज्यादा कैपिटल रखेगा तो क्या बैंक के फ्लॉप होने के चांसेस कम हो जाएंगे, आंसर इज यस. बेसल 3 फ्रेमवर्क ने बच्चों यही काम किया, बैंक्स को बोला कि आप अपने पास आपका जो रिक्वायर्ड कैपिटल है उसको बढ़ा दो, जो आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो उसको बढ़ा दो, अपने पास ज्यादा कैपिटल मेंटेन करो. यानी कल को आपके पास ज्यादा लोग आ गए पैसा वापस मांगने के लिए, या आपके कोई लोन है जो वो खत्म हो गए, तो आपको ज्यादा टेंशन ना हो, आपके पास अपना पहले से कैपिटल पड़ा होगा, आप उसके थ्रू ये सारी प्रॉब्लम्स को झेल पाओगे. कुछ बेसिक समझ आया, बिल्कुल बेसिक, हमें इसके डिटेल में नहीं जाना है. कुछ बेसल 3 का मतलब समझ में आया. बेसल 3 फ्रेमवर्क क्या है, एक रेगुलेशन है जो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने डेवलप किया था ताकि बैंक का रिस्क मैनेजमेंट जो है वो और अच्छा हो सके. आ जाओ पढ़ते हैं जरा. It was formulated in response to the deficiencies in financial regulation which was revealed by the global crisis of 2007-2008. 2007-2008 में बच्चों ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, बैंक्स फेल होने लग गए थे. बेसल 3 ने क्या बोला, बेसल 3 ने बोला कि भाई मैं इंप्रूव करना चाहता हूं बैंकिंग सेक्टर की एबिलिटी टू डील विद फाइनेंशियल स्ट्रेस. जब फाइनेंशियल स्ट्रेस आ जाए इकोनॉमी में तो बैंक उनको आसानी से झेल पाए. इंप्रूव करना चाहता हूं रिस्क मैनेजमेंट एंड एनहांस द ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर ऑफ बैंक. इज दैट क्लियर? एक बच्चे लिखे लेमन बैंक फेल हुआ था ना, LEMON. अरे भाई लेमन ब्रदर था भाई, लेमन बेटा, लेमन एंड सोडा बैंक फेल हो गए. सुनो मेरी बात भाई, सीए स्टूडेंट्स का कुछ तो करना पड़ेगा. लेमन बैंक फेल करा दे तुम. रुक जाओ चैट ऑफ कर रहा हूं मैं. सुनो, बेसल 3 फ्रेमवर्क बच्चों किसके रिस्पॉन्स में बना था, मेरे साथ किसके रिस्पॉन्स में बना था, जो 2007-8 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसके रिस्पॉन्स में बना था. क्या करता है बेसल 3 फ्रेमवर्क, आपकी एबिलिटी टू डील विद फाइनेंशियल स्ट्रेस को बढ़ाता है. कम ऑन मेरे साथ,
आपकी एबिलिटी टू, बोल लो बेटा एक लाइन, आपकी एबिलिटी टू डील विद फाइनेंशियल स्ट्रेस को बढ़ाता है, रिस्क मैनेजमेंट को बढ़ाता है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है और डिस्क्लोजर को बढ़ाता है। बस इतनी लाइन, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट। बोलिए हाँ कहना। बेसल 3 फ्रेमवर्क बच्चों, बेसल 3 फ्रेमवर्क एक बार दोबारा बोलेंगे, सारे बच्चे मिलकर बोलेंगे। बेसल 3 फ्रेमवर्क किसके रिस्पॉन्स में बना था? 2007-8 के फाइनेंशियल क्राइसिस के रिस्पॉन्स में बना था। बेसल 3 फ्रेमवर्क क्या बोलता है? आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस में आपकी एबिलिटी टू डील बढ़ाता है, रिस्क मैनेजमेंट सुधारता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है, डिस्क्लोजर बढ़ाता है। याद रखेंगे, बोलिए। डायरेक्टली किस पे इंपैक्ट डालता है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पे, बाय इंट्रोड्यूसिंग मोर स्ट्रिंजेंट और सिंपली स्पीकिंग स्ट्रिंजेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट। हाँ जी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पे इंपैक्ट डालता है, आपको और ज्यादा कैपिटल मेंटेन करने को बोलता है, स्ट्रिंजेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट बना देता है। इज दैट क्लियर? बोलिए। एम फिर से वही है, रिजिलियंस ऑफ बैंकिंग सेक्टर को सुधारना, एबिलिटी टू बाउंस बैक को जो है वो सुधारना, उनकी एबिलिटी टू एब्जॉर्ब शॉक्स को सुधारना। अगर इकोनॉमी में स्ट्रेस आ जाए, जैसे भी कोविड आया बच्चों, शुक्र मनाओ कोई बैंक फेल नहीं हुआ भाई साहब, हिंदुस्तान में भी और ग्लोबली भी आप देखोगे कोई बहुत बड़ा बैंक फेल नहीं हुआ। एक बैंक था यूएस का, एसवीसी शायद उसका नाम था, साउथ करके कुछ बैंक था, वो फेल हो गया था। उसकी अलग कहानी थी, उसकी अलग स्टार्टअप्स की कहानी थी, वो किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे। बट सोचो, अगर बच्चों ये बेसल 3 फ्रेमवर्क ना होता, स्ट्रिंजेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ना होती, कोविड में बच्चों ताश के पत्तों की तरह बैंक ढह जाते, बैंक ढह जाते। जब बैंक ढहते हैं ना तो पूरी इकोनॉमी ढह जाती है। हेलो हेलो हेलो, समझे कि नहीं समझे कुछ बातें? कम ऑन, बोल दो, आ जाओ जी। कीवर्ड्स बच्चों दोबारा से बोलूंगा। बेसल 3 फ्रेमवर्क किसने बनाया? बेसल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन ने बनाया। क्या काम है? हाउ बैंक शुड डील विद फाइनेंशियल स्ट्रेस, हाउ टू इंप्रूव रिस्क मैनेजमेंट, एनहांस विद ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर ऑफ बैंक। मेन फोकस किस पे रखता है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पे रखता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में ये कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को और स्ट्रिंजेंट बनाता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में ये कैपिटल रिक्वायरमेंट को और क्या बनाता है? कम ऑन टेल मी, स्ट्रिंजेंट बनाता है। इससे बैंक ज्यादा रिजिलियंट बनते हैं, उनकी एबिलिटी टू एब्जॉर्ब शॉक बढ़ जाती है। आप बोलो तो मैं इसको लिखवा दूं बच्चों शॉर्ट में, 2 मिनट का टाइम दो तो लिखवा दूं शॉर्ट में, ताकि आपको इतना सारा ना पढ़ना पड़े। लिखोगे? बोलो हाँ के ना, आ जाओ प्लीज 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 मेरे साथ लिखना शुरू करो। बहुत शॉर्ट में बच्चों आपको लिखवा देता हूं, ताकि आपको इतना सब कुछ जो है पढ़ना ना पड़े। इधर देखो, बेसल 3 फ्रेमवर्क लिख लो, पहली बार क्लास में कुछ लिखवा रहा हूं, खुश हो जाओ। बेसल 3 फ्रेमवर्क किसने डेवलप किया है? डेवलप्ड बाय बेसल कमेटी, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। लिख लो साथ साथ। पहला पॉइंट, डेवलप बाय। दूसरा पॉइंट, फॉर्मुलेटेड in response, formulated in response to global financial crisis, global financial crisis of 2007-2008। अपूर्वा लिख लो बेटा, of 2007-2008। ठीक है जी। it impacts capital adequacy ratio, राइट। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, यहां तक लिख लिया आपने? यहां तक लिख लिया सबने? कमान। इट इंपैक्ट्स कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इट इंपैक्ट्स कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इट रिक्वायर्स stringent capital requirements। एम क्या है इसका? इंप्रूव रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब तो पता है ना बच्चों आपको? एबिलिटी टू बाउंस बैक। इंप्रूव रेजिलियंस ऑफ बैंक्स बाय इंक्रीजिंग
their ability to absorb shocks arising from crisis and hence reducing risk of systemic bank crisis बस अल्टीमेटली अब यहां से पढ़ के जाएंगे और यही लिख के आएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ जी, जब लिख ले तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। चलिए, ओके, ये था बच्चों हमारा बेसल 3 फ्रेमवर्क। आई होप आपको बेसल 3 फ्रेमवर्क पे क्लैरिटी है। क्विकली, डेवलप्ड बाय बेसल कमेटी ऑफ बैंकिंग सुपरविजन, formulated in response to global financial crisis of 7-8. It impacts the capital adequacy ratio. It requires stringent capital requirements. It requires more stringent capital requirements. Right. Aim क्या है? To improve the resilience of bank by increasing their ability to absorb the shock arising from crisis and hence reducing the systemic risk of bank crisis. Systemic risk क्या होता है? जब सारे बैंक्स फेल होना शुरू हो जाए, यानी कि एक बड़े लेवल पे अगर जब रिस्क बन जाए, कंट्री लेवल पे रिस्क बन जाए, उसे आप मान के चलिए बोलते हैं सिस्टमिक रिस्क। ओके, डन। बोलिए, आइए, कितने टॉपिक हमने कवर कर लिए, जरा एक बार आईसीआई की बुक में जाके देख के आते हैं हमने क्या क्या जो है वो कवर कर लिया है। बच्चों आ जाओ मेरे साथ। आईसीएआई की बुक चैप्टर वाइज कहां मिलेगी हमें? ये रही। चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है? 10 नंबर का चल रहा है। आ जाओ बच्चों, लो भाई लो। कंडक्टिंग एन ऑडिट मार्क करते जाएंगे मेरे साथ बच्चों। इनिशियल कंसिडरेशन कर लिया, बहुत अच्छे से पढ़ा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आइडेंटिफाइंग द रोमन कर लिया, अंडरस्टैंडिंग द बैंक कर लिया, अंडरस्टैंडिंग, अच्छा ये नहीं करा हमने, अंडरस्टैंडिंग द बैंक एनवायरमेंट एंड आईसी, इसको बच्चों आप लोग छोड़ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द बैंक अकाउंटिंग प्रोसेस, इसको आप छोड़ सकते हैं, ये हमने कवर कर लिया। अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कवर किया अच्छे से, बोलिए हाँ के ना। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस बच्चों 5 एलिमेंट्स थे जो बिल्कुल हमने अच्छे से कवर कर लिया है। अच्छा जी, एंगेजमेंट टीम डिस्कशन हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं। एस्टैब्लिशिंग एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, ये हमने बच्चों कवर कर लिया ऊपर ऊपर से। ऑडिट प्लान भी कवर कर लिया। ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम, बताइए क्या हमने अच्छे से कवर कर लिया है? ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम क्या हमने अच्छे से कवर कर लिया है? कम ऑन, यस हमने अच्छे से कवर कर लिया है। मटेरियलिटी ऊपर ऊपर से, गोइंग कंसर्न ऊपर ऊपर से। फ्रॉड वाला टॉपिक हमने डिटेल में कवर कर लिया है। फ्रॉड वाला टॉपिक हमने डिटेल में कवर कर लिया है। ये टॉपिक बच्चों आपको करने की जरूरत नहीं है। एक ये मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, 14th वाला जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ बातें लिखी हुई है। क्या? इधर देखिए प्लीज, बातें क्या लिखी हुई है कि भाई मॉडर्न बैंक में बहुत सारा काम आउटसोर्स हो जाता है डिफरेंट एंटिटीज को, और जब काम आउटसोर्स होता है तो उन आउटसोर्स एंटिटी की वजह से भी रिस्क बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, मॉडर्न बैंक ने अपने सॉफ्टवेयर का काम आउटसोर्स कर दिया, तो बेटा सॉफ्टवेयर वगैरह का काम आउटसोर्स कर रखा है, बताइए सॉफ्टवेयर कंपनी के फेल होने के रिस्क से भी बैंक के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है क्या? आंसर इज यस, राइट। तो सिर्फ इसमें यही बात लिखी हुई है, क्विकली आपको पढ़ा देता हूं। मॉडर्न डे बैंक में हम लोग आउटसोर्सिंग का बहुत ज्यादा यूज करते हैं ताकि कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, और हम लोग जो है क्योंकि हमारे पास बैंक के पास इंटरनली एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं होते। देयर आर हाउएवर नंबर ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद आउटसोर्सिंग ऑफ एक्टिविटी बाय बैंक एंड देयरफॉर इट इज एसेंशियल, अभी क्विंटेसेंशियल पढ़ लो या भाई एसेंशियल पढ़ लो, एसेंशियल फॉर बैंक फॉर इफेक्टिवली मैनेज दोज रिस्क। बस फिर से बोलता हूं, ध्यान सुनिए मेरी बात को। मॉडर्न डे बैंकिंग में हमने बहुत सारा काम आउटसोर्स किया है ताकि कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, और हमारे पास कोई इंटरनल एक्सपर्ट नहीं है इसलिए, एंड इसकी वजह से बहुत सारे रिस्क भी जो है वो बढ़ गए हैं, और हमारे लिए जरूरी है, बैंक के लिए जरूरी है कि वो रिस्क को प्रॉपरली क्या करे, मैनेज करे। डन, बोलो हाँ के ना। आ जाओ जी प्लीज प्लीज, इधर देखिए, ये 15 पॉइंट हमने पढ़ लिया बच्चों। 15 पॉइंट हमारे काम का नहीं है बिल्कुल भी, इसको भी मैं यहीं से पढ़ा देता हूं, कुछ भी नहीं लिखा है इसके अंदर। आता हूं अभी वापस। 16 पढ़ लिया स्ट्रेस टेस्टिंग, बोलिए हाँ के ना। स्ट्रेस टेस्टिंग पढ़ लिया था। बेसल 3 फ्रेमवर्क पढ़ लिया हमने, बेसल 3 फ्रेमवर्क पढ़ लिया, बोल दो हाँ के ना। आ जाओ, एक ये पॉइंट रह गया बच्चों, इसको हम अभी कवर करेंगे, डोंट वरी एट ऑल, अभी के भी कवर करेंगे। मैंने आपको दिखाना था कि क्या, एक ये मेन पॉइंट रह गया है, इधर देखिए, ये भी बहुत आसान है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से कवर हो जाएगा, बिल्कुल आराम से कवर हो जाएगा। अभी के लिए मैंने जो आपको कवर नहीं कराने हैं, एक ये आप सेल्फ कवर कर सकते हैं, मार्क कर लीजिए 15th नंबर का पॉइंट। स्ट्रेस टेस्टिंग मैंने कवर करा दिया, बेसल मैंने कवर करा दिया। असेसिंग द स्पेसिफिक रिस्क आपको कवर ही नहीं करना है, छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 240 हमने कवर कर लिया, गोइंग कंसर्न कवर कर लिया, मर्टिलिटी कवर कर लिया, ये सारे पॉइंट्स हमारे कवर हो गए हैं।
कोई भी ऐसा पॉइंट हो बच्चों जो कवर नहीं है वो मुझे बता दीजिएगा जरा। एंगेजमेंट टीम डिस्कशन हमारा कवर्ड है, ये पांचों एलिमेंट्स हमारे कवर्ड है। यस, ये बच्चों आप लोग छोड़ सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है लिखने के लिए, सिर्फ वो 315 की 2 बातें हैं, वो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसको आप एक बार सेल्फ स्टडी से कवर कर सकते हैं, फोर्थ वाले पॉइंट को। डन, बोल दीजिए। लीजिए बच्चों, अब हम लोग करेंगे लास्ट वाला पॉइंट कवर, ये है कि रिलायंस और रिव्यू और दी ऑन दी अदर रिपोर्ट्स हम लोग कर सकते हैं या नहीं। ओके ओके, 2 मिनट का ब्रेक फिर से बच्चों, कहीं नहीं जाएंगे, बस चैप्टर खत्म होने वाला है, चैप्टर का एक मेन पार्ट खत्म होने वाला है। आ जाइए। संचित पूछ रहे हैं सर मैंने जनवरी एंड में क्लास ली थी, डॉक्यूमेंटेशन, पहले टाइमर लगा दूं, टाइमर 2 मिनट्स, 2 minutes counting down. तो वापस चलते हैं और देखते हैं क्या बच्चों अपना अगला टॉपिक, आखिरी टॉपिक। आ जाओ मेरे साथ जरा मेरी किताब के अंदर, और आखिरी टॉपिक बच्चों हमारे पास क्या है? ये आखिरी टॉपिक है हमारे पास आ जाओ, बुक ओपन कर लेता हूं जल्दी से, फेवरेट में जाके, ऑडिट में जाके, माय बुक में जाके, चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है हमारा? 10। लो जी, प्लीज। बहुत आसान है बच्चों, ये भी कोई टेंशन की बात नहीं है, 1% भी स्ट्रेस नहीं लेना, इसका भी स्ट्रेस तो लेना ही नहीं बच्चों में जीवन में बिल्कुल भी, है ना। ये लो, रिलायंस ऑन रिव्यू ऑफ अदर रिपोर्ट्स, मेरे साथ साथ, रिलायंस ऑन रिव्यू ऑफ अदर रिपोर्ट्स, प्लीज फोकस कीजिएगा एवरीवन। देखो जी क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ऑडिटर को बैंक का ऑडिट करते समय कुछ रिपोर्ट्स पे भी ध्यान रखना है। ऑडिटर को बैंक का ऑडिट करते समय कुछ रिपोर्ट्स का भी ध्यान रखना है। ऑडिटर क्या करेगा, अगर कोई भी एडवर्स कमेंट्स है, एडवर्स कमेंट्स क्या होते हैं, यानी कुछ भी नेगेटिव कहा गया है, किसके बारे में? एडवांसेस के बारे में। एडवांसेस क्या है बच्चों? बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो क्या है? एडवांसेस है। बैंक ने जो लोन दे रखे हैं वो एडवांसेस होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एडवांसेस ही है। तो ऑडिटर को क्या करना है? ऑडिटर को एडवर्स कमेंट्स पे ध्यान रखना है जो एडवांसेस पे आए हैं, कहां पे आए हैं, ये बहुत जरूरी है। पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट पे, पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर कह के गया था भैया तुम्हारा ये एडवांस इतना बड़ा एडवांस है, इससे रिकवरी नहीं हो रही है, इसको राइट ऑफ करो। आपने किया या नहीं किया? तो ऑडिटर को वो बात ध्यान में रखनी है। कोई इंस्पेक्शन हुई है, कोई इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, उसमें किसी एडवांस पे कोई एडवर्स कमेंट है, पहले बताओ एडवांस समझ गए आप लोग क्या होता है? पहले मुझे ये क्लियर करो, मुझे बताओ। एक बैंक है, बैंक लोन देता है, उसी को एडवांस बोलते हैं। अब उन एडवांसेस पे कोई एडवर्स कमेंट आए हुए हैं, यानी कोई नेगेटिव कमेंट आए हुए हैं, उनकी रिकवरी को लेके, उनको राइट ऑफ करने को लेके, तो ऑडिटर को कहा जा रहा है कि ऑडिटर बाबू तुमने उन एडवर्स कमेंट्स को कंसिडर करना है। अब वो एडवर्स कमेंट्स मिलेंगे कहां पे? हाँ जी, एडवर्स कमेंट्स मिलेंगे कहां पे? प्रीवियस ईयर ऑडिट रिपोर्ट में, इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट में, आरबीआई की इंस्पेक्शन रिपोर्ट में। याद हो जाएगा, पक्की बात गारंटी दे रहा हूं। इधर देखो बच्चों, कहां मिलेंगे मेरे साथ? प्रीवियस ईयर की ऑडिट रिपोर्ट में, इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट में, आरबीआई की इंस्पेक्शन रिपोर्ट में, कॉन्करेंट या इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में, या फिर आपकी कोई रिपोर्ट है वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी। वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी क्या होगी बेटा? मैंने आपको लोन दिया था, आपसे सिक्योरिटी ली थी, तो उसकी भी वेरिफिकेशन होती है कि सिक्योरिटी जो है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं। तो उस दौरान अगर कोई एडवर्स कमेंट निकला, हम उसको भी कंसिडर करेंगे। ये आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। कोर तो यही है कि ऑडिटर को कंसिडर करने हैं एडवर्स कमेंट्स, अगर किसके ऊपर आए हुए हैं? एडवांस के ऊपर। कहां पे? पहले ये बताओ, 5 याद करके बताओ ये वाले। प्रीवियस ईयर रिपोर्ट में, मेरे साथ साथ, प्रीवियस ईयर ऑडिट रिपोर्ट में। दूसरा कहां पे बेटा? इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट में, आरबीआई की इंस्पेक्शन रिपोर्ट में, कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट में, और साथ साथ में आपका आखिरी पॉइंट बचा है, जल्दी याद करा दो। आरबीआई की इंस्पेक्शन रिपोर्ट तो हो गई थी, कॉन्करेंट भी हो गई थी, वो थी बच्चों वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी की रिपोर्ट। बोलो कौन सी रिपोर्ट? वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी की रिपोर्ट। और कौन कौन सी रिपोर्ट हो सकती है? एनी अदर इंटरनल रिपोर्ट, एनी अदर इंटरनल रिपोर्ट, या फिर मैनेजर्स चार्ज हैंडिंग ओवर रिपोर्ट। मैनेजर्स चार्ज हैंडिंग ओवर रिपोर्ट, ये क्या होता है? इधर देखो, ये ब्रांच है, ब्रांच के मैनेजर थे मिस्टर एच। अब मिस्टर एच जो है वो छोड़ के जा रहे हैं, और उसकी जगह मिस्टर जे आ रहे हैं। तो भाई मिस्टर एच ने एक हैंडिंग ओवर रिपोर्ट दी होगी। बोले क्या दी होगी? हैंडिंग ओवर रिपोर्ट। तो हैंडिंग ओवर रिपोर्ट में अगर कोई एडवर्स कमेंट था किसी एडवांस पे, तो ऑडिटर को वो कंसिडर करना चाहिए। जबरदस्ती का टॉपिक है, आई नो, बट बेटा आईसीआई पूछ सकता है कि बताओ जी ऑडिटर को क्या क्या, ये वाला टॉपिक देखो ऐसे पूछेगा इसे आपसे, ऑडिटर को क्या अदर रिपोर्ट्स पे रिलाय करना चाहिए या रिव्यू करना चाहिए बैंक ऑडिट के दौरान? तो आप बोलेंगे यस। बस देखो लाइन तो एक है,
ऑडिटर को अदर रिपोर्ट्स में जो एडवांसेस पे एडवर्स कमेंट है उन्हें कंसिडर करना चाहिए। ऑडिटर को अदर रिपोर्ट्स में जो एडवांसेस पे एडवर्स कमेंट है उन्हें कंसिडर करना चाहिए। सवाल ये उठेगा कि वो रिपोर्ट कौन कौन सी है। आई से ये एक्सपेक्ट कराएगा आपसे, बता दोगे 5 रिपोर्ट्स के नाम, कोई भी 5। पहला बताओ जी, पहला प्रीवियस ईयर, दूसरा बताओ इंटरनल इंस्पेक्शन, तीसरा बताओ आरबीआई की इंटरनल इंस्पेक्शन, चौथा बताओ आपकी वो हो सकती है वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी वाली, पांचवा बताओ कॉन्करेंट ऑडिट। डन। एक और बता दो, जाने वाले मैनेजर की हैंडिंग ओवर रिपोर्ट, कम ऑन, यस और नो, बोल दो हाँ के ना। एंड कुछ नहीं बचा तो ये बोल ही दिया, एनी अदर इंटरनल रिपोर्ट स्पेशली रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर अकाउंट। बोलिए आ जाओ जी, क्या लिखा है? Above report should be reviewed in detail. Statutory central auditor must review the annual financial inspection report of the RBI relating to the bank and ensure that variation in provision etc. जो RBI ने बोले थे वो बैंक ने सही कर लिए हैं या नहीं। देखिए क्या बोल रहे हैं कि भाई इन रिपोर्ट्स को डिटेल में स्टडी कर लेना। जो स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर है वो जो आरबीआई की रिपोर्ट है, आरबीआई की इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, वो उसको देखेगा और आरबीआई ने जो आपको बोला था बैंक को सही करने को, वो ये भी चेक करेगा कि इसने सही किया या नहीं किया। दैट्स इट, फिनिश। आओ दोबारा से जुड़ो साथ में बच्चों, जुड़ो साथ में। क्या ये टॉपिक अब आप लोग लिख पाओगे? मुझे बताओ लिख पाओगे? ऑडिटर को क्या करना है? ऑडिटर को रिपोर्ट्स में कोई एडवर्स कमेंट है अगर एडवांस पे तो उसे कंसिडर करना है। मुझे 5 रिपोर्ट के नाम बता दो, कोई भी, प्रीवियस ईयर वाली, इंटरेक्शन वाली, आरबीआई के इंटरनल इंस्पेक्शन वाली, सिक्योरिटी वाली, कॉन्करेंट ऑडिट वाली, एनी अदर रिपोर्ट, या फिर जाते हुए मैनेजर वाली। आपको एज अ स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर आरबीआई के इंस्पेक्शन रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ना है और उसमें दिए गए जो हमें उसमें जो भी चीजें फाइंड आउट हुई थी उस पे बैंक ने प्रॉपर एक्शन लिया है या नहीं लिया है, ये करना है। मुझे बताइए, क्लैरिटी इस टॉपिक पे हो जाएगा? जल्दी बोल दो हाँ के ना, कम ऑन एवरीवन, जल्दी बोलो। बस फिनिश बच्चों, फिनिश। थोड़ी सी हिम्मत रखी तो देखो भाई हो गया ये टॉपिक कंप्लीट। अब मैं आपको पहले मार्क कराता हूं इंपॉर्टेंट, बच्चों इंपॉर्टेंट चीजें। ओके, बोलो हाँ के ना, आ जाओ जी। एक क्वेश्चन आ रहा है, सर स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर कौन होता है? ये क्वेश्चन दिल तोड़ देता है भाई। लास्ट क्लास आपने मतलब नहीं देखी शिखर भाई, लास्ट क्लास आपने नहीं देखी। इसका मतलब क्या मैंने लास्ट क्लास में बताया था बच्चों आपको स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर? मुझे तो अच्छी तरह याद है, मैंने बताया था भाई। आ जाओ जी प्लीज। हाँ जी, एवरीवन फोकस करिए, जरा फोकस करिए बच्चों। ये सब्सटेंटिव प्रोसेस वाला पॉइंट भी हमने पढ़ लिया क्या? बोल दीजिए हाँ के ना, बोल दीजिए यस। ये भी हम पढ़ चुके हैं, रिपोर्ट वाला पॉइंट भी हम पढ़ चुके हैं। बुक में इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूं, साथ में जुड़ो जरा। बुक में इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूं, साथ में जुड़ो बच्चों। एवरीवन प्लीज। सबसे पहले कंडक्टिंग एन ऑडिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों आपका, इनिशियल कंसिडरेशन बाय द ऑडिटर। मार्क कर लीजिए, बोलिए हाँ के ना। ओके बोलिए, अच्छा जी, पर मुझे खुद से पढ़ना है भाई। दूसरा पॉइंट बच्चों, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आएगा? दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। ओके बोलो हाँ के ना, अच्छा जी। तीसरा पॉइंट बच्चों, तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगेजमेंट टीम डिस्कशन। तो पहले हमने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है, एंगेजमेंट टीम डिस्कशन पहले हमने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है, कम ऑन यस। तो उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम मार्क कीजिए बच्चों। ये तीसरा था ना, ये चौथा था? तीसरा है ये, अच्छा जी। उसके बाद बच्चों मार्क कीजिए असेस द रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग, फोर्थ। ओके, देन मार्क कीजिए स्ट्रेस टेस्टिंग, देन मार्क कीजिए बेसल 3 फ्रेमवर्क, देन मार्क कीजिए बच्चों अपने पास कौन सा, रिलायंस और रिव्यू ऑफ द अदर रिपोर्ट्स। ठीक है जी, रिलायंस और रिव्यू ऑफ द अदर रिपोर्ट। और फिर सब्सटेंटिव प्रोसेस अलग से एक टॉपिक है, बट इसको मैंने इसी के साथ मिक्स कर रखा है। अल्टीमेटली ये इसी प्रोसेस का पार्ट है, तो इसको 8 मार्क कर लीजिए। डन, बोलिए 18 में से 8 इंपॉर्टेंट है, कर लेंगे, बोलिए। अब इधर आ जाओ बच्चों, इधर आ जाओ प्लीज। कुछ इतनी अति दुखी आत्माएं होती हैं, एक ये टॉपिक बचा हुआ है, कह रहे ये बताओ इसमें क्या होता है। कोई बात नहीं भाई, मैं बता देता हूं। आप मुझे एक बात बता दो बच्चों, एज अ ऑडिटर, इधर देखो, एज अ ऑडिटर विल यू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ द क्लाइंट, यस और नो? मुझे चैट में जानना है। या आप उनके अकाउंटिंग सिस्टम को बिना समझे ऑडिट कर दोगे? मुझे बताओ भाई, कैसी बातें करते हो? यहां पे यही तो आपको बताया जा रहा है कि भाई अकाउंटिंग प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग लो। अकाउंटिंग प्रोसेस फाइनेंशियल और ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन निकालता है मैनेजमेंट यूज के लिए, और ये इंटरनल कंट्रोल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अकाउंटिंग प्रोसेस बहुत जरूरी है, अकाउंटिंग प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ मेटल स्टेटमेंट। मतलब क्या था इसमें, मुझे बताओ, आपने जिसने सवाल पूछा उसने एक बार रीड भी नहीं किया होगा इसको, गोली उठाई चला दी, बता बता ना, बता क्यों नहीं रहा। कभी बैठ के सोचा करो बच्चों, बताना इस टॉपिक में क्या था, मुझे आप प्लीज बताएं, मैं जानना चाहता हूं आप सबसे, इस टॉपिक में ऐसा क्या था जो आपको समझ नहीं आ रहा था, मैं जानना चाहता हूं। इधर देखो क्या कह रहे हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो फाइनेंशियल और ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन देते हैं मैनेजमेंट यूज के लिए, और उससे इंटरनल कंट्रोल में कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। बस इतना, बस इतना। आगे तो लिखा ही क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मेटल स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड टू डिजाइन एंड परफॉर्म द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। हेलो हेलो, इजी 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 इजी। अच्छा चलो, भला हो उस बालक का, तुम्हारा ये टॉपिक भी कवर हो गया, मैंने भी टिक कर दिया, कवर हो गया। बहुत है इतने, जल्दी बोल दो। बहुत है सर, बहुत है, बहुत है, बस बस बस। अब हमारे पास बच्चों जाना कहीं नहीं आज, कल वाला डब्बा भी तो बचा हुआ है, डब्बा इंटरनल कंट्रोल वाला, वो तुम कहां पढ़ोगे, वो भी तो मुझसे पढ़वाओगे तुम, है ना, मैं वही पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। आ जाओ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। सबसे पहले बच्चों हम करेंगे आज की रिवीजन, उसके बाद करेंगे कोई बातचीत आप लोगों से। साथ में हो, साथ में हो, जल्दी बोलो, आ जाओ। सबसे पहले रिवीजन बच्चों, सबसे पहले रिवीजन, आ जाओ प्लीज 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 प्लीज, आ जाओ जी, रिवीजन वीडियो में चलते हैं।